तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था ये बच्चों को पढ़ा देंगे आप गरीब के, तो मेरे गरड़िए का काम कौन करेगा। हमारे यहाँ शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा सिर्फ इलीट के लिए और आम आदमी के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं। और अभी पिछले साल 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। तो हमारी यूनिवर्सिटीज जो बनाई वो सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई, ना कि थिंकर्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में ये हो गया है कि सिविल सर्वेंट टीचर से ऊपर है, रिसर्चर से ऊपर है। इससे हमारे जो रिसर्च और टीचिंग वगैरह है बहुत धक्का लगा। उससे हमारे यहाँ रोट लर्निंग आगे बढ़ी, यानी रट्टा मार के सीख लेते हैं, इम्तिहान पास कर लेते हैं और नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होती। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं कि हमारा अभी भी R&D पे 0.65% खर्च होता है GDP का, 1% भी नहीं। और चीन 3% करता है। उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बढ़ी है, तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी देखिए डेवलप होती रहती है, टेक्नोलॉजी कोई स्टैग्नेंट नहीं होती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो एडवांस कंट्रीज है वो और आगे चलते हैं। तो अभी जैसे प्लांट चाइना से आते हैं तो चाइनीज इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है। बीच में अभी सरकार ने, क्योंकि जो डोकलाम वगैरह हुआ, तो फिर जब वो चाइनीज को जो वीजा देना कम कर दिया, उससे हमारी फैक्ट्रियां ठप होने लगी। तो हमारे फैक्ट्री ओनर्स कह रहे थे सरकार को कि भाई इनको वीजा दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री नहीं पूरी तरह से काम कर पा रही। ट्रम्प साहब हमको दबा रहे हैं और हमको दबना पड़ रहा है क्योंकि हमको उनसे मदद चाहिए, हम उनसे डिफेंस वगैरह चाहिए कि हम अपना इक्विपमेंट खुद नहीं बना पाते। हम बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स हो गए कि MBA नाली साफ कर रहे हैं। 360 नौकरी निकली पियोन की, उसके लिए 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 PhD थे। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के जो शिक्षित नौजवान हैं उनके बीच में है। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कहते हैं कि भाई हमने इतना आपके ऊपर खर्च किया, हमने आपको कोटा भेजा, हमने आपको मुखर्जी नगर भेजा, इतना पैसा खर्च हुआ, तो आप निकम्मे हो। उसके चलते एक बिहार की स्टडी वो दिखाती है कि बच्चे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चले जाते हैं। अब ड्रग्स और ड्रिंकिंग कैसे करेंगे जब पैसा नहीं है, उनकी आमदनी नहीं, तो घर में छीना झपटी। फिर उन बच्चों को पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं अपने मैन पावर के तौर पर। एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम, मतलब हम खर्च करते हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं निकलता। हमने सड़क बनाई, सड़क बह गई, है ना, हमने ब्रिज बनाया, ब्रिज टूट गया। हमने शिक्षा में पैसा दिया, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। हेल्थ में डाला, वहां पे डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी समस्या देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब गड्ढा खोदिए, गड्ढा भरिए, तो अगले दिन सुबह 0 आउटपुट लेकिन 2 लोगों की आमदनी। तो इसको मैं कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से हमारे देश में 5% ग्रोथ रेट कम हो रही है। यानी 70s में जब हमारा 3.5% थी तो 8.5% हो सकती थी। पिछले अगर 10 साल में सरकार करी 6.5% तो 11.5% हो सकती थी। तो अगर आप 5% ऐड कर दें मिड 70s से, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन की जगह 26-27 ट्रिलियन होती है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर। और हर एक व्यक्ति 8 गुना ज्यादा अमीर होता है। नोटबंदी के बाद से हमारे असंगठित क्षेत्र को 10 से 12 लाख करोड़ हर साल का नुकसान हुआ। तो पिछले 8 साल में हमारा जो असंगठित क्षेत्र उसको कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और जो उनको हाथ में दिया फ्रीबीज के तौर पे, वो तो 2-3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए साल मिलता है। तो 8 साल में उनको ज्यादा समझिए 25 लाख करोड़ रुपए मिला। पर क्या है, वो 25 लाख करोड़ रुपए दिखता है आपका, जो 100 लाख करोड़ का नुकसान हो गया वो तो नोशनल हो गया ना, वो आपको दिख नहीं रहा, वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि भाई आज तो मुझे कुछ मिल गया, बस में फ्री टिकट मिल गया, या आपको जो 5 किलो राशन मिल गया। पर ये आप सोचते हैं कि भाई अगर काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती और हम लोग 8 गुना बेहतर होते तो हमको ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। सर, GST से कितने फायदे हुए? GST से देखिए हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसको फायदा पहुंचा, असंगठित क्षेत्र पिट गया। वजह उसकी है कि GST में एक इनपुट क्रेडिट होता है, वो इनपुट क्रेडिट मिलता है संगठित क्षेत्र को। असंगठित क्षेत्र क्योंकि उससे बाहर है तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो संगठित क्षेत्र को जो इनपुट क्रेडिट मिलता है तो उसका माल सस्ता हो जाता है। तो जब माल सस्ता हो जाता है तो दाम कम हो जाते हैं। और असंगठित क्षेत्र को क्योंकि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका दाम कम नहीं हुआ, तो कंपटीशन में डिमांड इधर शिफ्ट हो गई। सब जगह ये आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है और असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो यानी कि के हो गया, ये बढ़ रहा है और ये, तो स्टॉक मार्केट जो ये बढ़ता हुआ है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको दिखा रहा है। असंगठित क्षेत्र तो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। जो हमारा स्टॉक मार्केट उसमें 1,500-2,000 स्क्रिप्ट एक्टिव होती हैं, तो जो 6,000 हमारे बड़े यूनिट है उन्हीं को दिखाता है। जो बाकी स्मॉल और मीडियम और माइक्रो सेक्टर है उसको तो दिखाता नहीं। तो हमारा स्मॉल और माइक्रो सेक्टर जो गिरावट पे है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जितना ये स्टॉक जो गिर रहा है माइक्रो सेक्टर स्मॉल, उतना ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है।
लेकिन एआई का खतरा इतना जबरदस्त है, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी 6-7% सरकार कह रही है वो 50-60% तक पहुंच जाए। आने वाले खतरे बहुत ही जबरदस्त हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। हम तो पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अब एआई आ रहा है उससे आपका मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस करता था। अगर आपको कटाई करनी है खेत में तो हार्वेस्टर कंबाइन आ गया, आपको बुवाई करनी है तो ट्रैक्टर आ गया, ये फिजिकल लेबर डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, आपका टीचर का काम, बैंकर का काम, ये सारे काम डिस्प्लेस हो रहे हैं। कॉल सेंटर्स, बीपीओ तो बंद ही हो जाएंगे, बॉट्स कर देंगे। तो ये जो आने वाले 1-2-3 साल हैं इसमें तो भयंकर समस्या होने वाली है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को वक्त देने के लिए। और इससे भी ज़्यादा शुक्रिया इस बात का है कि आप आम इंसान को, आम आवाम को उनकी अपनी ज़बान में फाइनेंस के, इकोनॉमी के मसलों को समझा रहे हैं कि उनमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्यों पहुँच गए हैं। आज सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल मेरे मन में बहुत अरसे से चल रहा है, जो कि सन 2000 में जब हम लोग नई शताब्दी में प्रवेश किए तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। भारत के हवाले से सिर्फ अच्छी बातें हो रही थी। विदेशों में जो हमारे रिश्तेदार और जानने वाले थे वो भारत की तरफ बड़ी तारीफ से देखते थे और ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पर है। हमने हर फील्ड में अच्छा करने का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया था। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे थे, डिजिटल में अच्छा कर रहे थे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ठीक जा रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, कैसे ये हुआ कि पता चलने लगा कि हम श्रीलंका से पीछे हैं, भूटान से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं, तो कुछ मामलों में तो लगता है जैसे हम नेपाल से भी पीछे हैं। तो क्या हुआ, हमारी बस कहाँ मिस हो गई है? क्या हम अपनी खुद की तारीफ़ों में ही डूब गए और हम समझ नहीं पाए कि हम गलती कर रहे हैं, या एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इस तरह की हुई है जिसने हमें एकदम से रोक दिया हमारी इकोनॉमी को? धन्यवाद आपको, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो जो आपने सवाल उठाया वो सवाल का उत्तर तभी मिल सकता है जबकि हम पूरे संदर्भ को समझें। अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में दो हिस्से हैं, एक संघर्ष क्षेत्र है और एक असंघर्ष क्षेत्र है। तो सन 2000 के दशक में भी अगर आप देखें तो असंघर्ष क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहा था, संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा था। तो हम जो चमक दमक संघर्ष क्षेत्र की है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, असंघर्ष क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और संघर्ष क्षेत्र बहुत छोटा है, इसमें महज 6% लोग काम करते हैं और 94% लोग असंघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी आमदनी बहुत कम होती है असंघर्ष क्षेत्र में। वो गरीबी की रेखा के आसपास है ज़्यादातर। अभी भी अगर आप देखें तो एक ई श्रम पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। ये ई श्रम पोर्टल बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई पैंडेमिक के दौरान कि इतने लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव की तरफ, हमको पता होना चाहिए कितने लोग असंघर्ष क्षेत्र में हैं। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं। तो ये 30 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं उसमें शुरुआती उसमें दौर में ये पता लगा कि उसमें से 90% लोग 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या गरीबी की रेखा के आसपास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 90% लोग अभी भी गरीब हैं। तो ये कहना कि 2000 के दशक में अच्छा कर रही थी अर्थव्यवस्था, तो वो अच्छा कर रहा था हमारा संघर्ष क्षेत्र, यानी 6% लोगों के लिए तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन बाकियों के लिए अच्छा कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो हमें सोचना पड़ेगा। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे थे, तभी वो असंघर्ष क्षेत्र में थे। तो सन 90 में भी अगर आप देखें तो 6% ही था हमारा जो संघर्ष क्षेत्र में जो रोजगार था, और आज भी वही है। वजह उसकी ये है कि संघर्ष क्षेत्र में कैपिटल बहुत चाहिए होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, मतलब इसे मशीनों का इस्तेमाल होता है और लोगों का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर आप हमारा कृषि को भी देखें तो कृषि में भी सन 2000 से शुरुआत करके अगर आप देखें
तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा था। वहां पे भी बड़े बड़े ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशिंग मशीन, ये सब आ गए थे। तो इनसे क्या होता है कि काम नहीं पैदा होता। पहले हल बैल से होता था, अब ट्रैक्टर से हो जाता है। पहले हाथ से फसल कटाई होती थी, अब हार्वेस्टर कंबाइन से हो जाती है। तो काम ही नहीं पैदा हो रहा। अगर काम पैदा नहीं होगा तो फिर खुशहाली कैसे आएगी, गरीबी रहेगी। तो हमारे देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो रहा, और इसको हमें समझना पड़ेगा। अपने सन 47 से जब से आज़ादी मिली, तब से हमने नीतियाँ क्या अपनाई। जो नीतियाँ अपनाई, उन्हीं की वजह से जो आपने डेवलपमेंट बताया वो डेवलपमेंट हुआ। सन 50 के दशक में सारा फ्रेमवर्क सेट हुआ, चाहे वो एटॉमिक रिसर्च की हो, चाहे स्पेस की रिसर्च की बात हो, चाहे प्लानिंग की बात हो, चाहे हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात हो, जिसकी वजह से सन 90 के बाद में जो प्राइवेट कैपिटल है उसने डेवलपमेंट किया। अगर वो नहीं होता जो सन 50, 60, 70 के दशक में हुआ था, तो सन 90 में भी आके हम नहीं कर सकते थे। जो IIT उस समय क्रिएट हुए, उसी से हमारा इंजीनियरिंग आगे बढ़ा। तो जो हमारा फ्रेमवर्क है वो सन 50, 60 के दशक में बनाया था, और उसी के आधार पे प्रोग्रेस हुई सन 90 के बाद में, जो कि लोगों को चमक दमक दिखी ऊपर। लेकिन एक कमजोरी थी। वो कमजोरी क्या थी कि हमने यूरोप का मॉडल डेवलपमेंट का अपना लिया। और यूरोप का मॉडल क्या था डेवलपमेंट का सन 1820, 1830 का, कि जो उन्नत जो वर्ग है, जो हमारा एडवांस सेक्टर है, उसको आप बढ़ाइए। और जब वो बढ़ेगा तो नीचे से जो बैकवर्ड सेक्टर है, वहाँ से जो लोग आके वो जो एडवांस सेक्टर में आएंगे, और उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, काम भी मिलेगा वगैरह। लेकिन सन 1820, 1830, 1840 में यूरोप में जो एडवांस सेक्टर था और बैकवर्ड सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और यूरोप को फायदा ये था कि उस समय अमेरिका में लोग पलायन करके जा रहे थे, तो जो सरप्लस लेबर होता था यूरोप से, वो वहाँ चला जाता था। चाहे आयरलैंड से जाए, इटली से जाए, फ्रांस से जाए, जर्मनी से जाए, स्वीडन से जाए, वो वहाँ चला जाता था सरप्लस लेबर। हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं कि हमारा सरप्लस लेबर कहीं जा सकता है, तो हमारे पास वो नहीं। दूसरा, उनको जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज से वो कैपिटल निकाल लेते थे। तो जैसे कि हमारे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी ने बात की, कि हमारी जो वेल्थ थी वो ड्रेन करके इंग्लैंड चली गई। और तीसरा ये कि उन्होंने हमारे मार्केट तहस नहस कर दिए। जो कॉलोनाइजेशन हुआ उसमें 1850, 60, 70 में जो हमारी इंडस्ट्री थी वो एकदम डेसिमेट हो गई। हमारे यहाँ टेक्सटाइल बहुत था, हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग था, हमारे यहाँ मेटलर्जी थी, वो सब खत्म हो गया। वो सब मैनचेस्टर से, लैंकशायर से आ रहा था, क्योंकि वो उन्होंने हमारा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में, और उनको फायदा हुआ क्योंकि उनको मार्केट मिल गया। अब हमारे पास तो कोई कॉलोनी है नहीं। तो इसलिए सन 50 के दशक में जो हमने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की, उसको हम ट्रिकल डाउन, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो उसमें ऊपर ऊपर तो डेवलपमेंट होना था, लेकिन नीचे वो रिस्क नहीं गया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, और उसकी वजह से आप देखिए कि अर्थव्यवस्था में बराबर हर दशक में क्राइसिस आया। 50s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, 60s में एग्रीकल्चर का क्राइसिस आया, जब बहुत बड़ा ड्राउट हुआ 65, 66, 67 में, जिसकी वजह से हमको अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा PL 480 के अंदर अपना फूड ग्रेन्स वगैरह। और यहाँ तक बात होती थी कि वी आर लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ। जब वहाँ से शिप जब चलता था फ्लोरिडा से 20,000 टन गेहूं लेके, तो राहत होती थी कि अच्छा 1.5 महीने में 20,000 टन गेहूं आ जाएगा। और उसका फ़ायदा उठाया वर्ल्ड बैंक ने और जो अमेरिका ने, और हमारा जो रुपया है उसको डिवैल्यू करा दिया। सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन हुआ उस समय। तो ये जो क्राइसिस हुआ एग्रीकल्चर का, फिर उससे आप 70s में आ जाइए। 70s में आप देखिए यौम किपुर वॉर हुई, और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और बहुत बड़ा ड्राउट हुआ 72, 74 में, तो प्राइस राइज बहुत तेज़ हुआ। उससे उथल पुथल हुई देश में, और फिर इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी से जूझ भी नहीं पाए थे, तो जनता सरकार आ गई। जनता सरकार ने फिर पब्लिक सेक्टर को डिमोलिश किया। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर का डिमोलिशन है, और एक राइटवर्ड ड्रिफ्ट हुआ इमरजेंसी के दौरान, जो हमारी प्रो लेफ्ट पॉलिसीज थी, प्रो पुअर पॉलिसीज थी, उनको बदल दिया गया। तो ये जो हमारा चेंज आया, उससे हमारा बहुत कन्फ्यूजन हुआ। और फिर 80s के दशक में आके देखिए, तो हमने अपने बाजार को खोल दिया, क्योंकि जब क्राइसिस हुआ तो हम IMF के पास गए। तो IMF ने कहा कि अरे आपका तो बाजार खुला नहीं है, आप बाजार खोल दीजिए। तो कंज्यूमरिज्म आ गया,
मतलब अगर आप देखें तो 82 में जब एशियन गेम्स हुआ तो कलर टेलीविजन आ गया, उसके बाद मारुति कार आ गई, वाइट गुड्स आ गए, तो हमने बहुत पैसा बोरो किया उसको कंज्यूमरिज्म को करने के लिए। तो उससे हुआ क्या कि हमारे जो फॉरेन डेट था वो $10 बिलियन से $93 बिलियन पहुंच गया 1980 से 1990 तक, और फिर हम वो रीपे नहीं कर पाए क्योंकि फिर जो ऑयल क्राइसिस आ गया। तो उससे फिर हमको दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपकी सारी नीतियां गलत हैं, आप नई आर्थिक नीतियां करो, क्योंकि उन्होंने कहा हम तभी सपोर्ट करेंगे जबकि आप ये जो कंडीशनैलिटीज हमारी मानेंगे। तो हमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की कंडीशनैलिटीज माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि बाजार खोल दो। अब अगर आप बाजार खोलते हैं तो उससे क्या है, जो ऊपर का वर्ग है उसको फायदा पहुंचता है, यानी कि जो टॉप डाउन पॉलिसी थी वो और ज्यादा टॉप डाउन हो गई, क्योंकि अब आपको गरीबी के लिए ध्यान भी नहीं देना। तो कम से कम 1947 के बाद नेशनल मूवमेंट में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये थी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसकी गरीबी सामाजिक है, समाज की वजह से है। अगर जब शिक्षा नहीं है तो हमने समाज ने स्कूल नहीं बनाए, है ना, क्योंकि ब्रिटिश तो इंटरेस्टेड नहीं थे कि हमारे एजुकेशन प्रमोट करें। तो आप देखें कि 1950 में सिर्फ 16% थे जो कि एजुकेटेड थे, जिनके पास कुछ एजुकेशन थी, बाकी जो 84% थे वो तो अनएजुकेटेड थे। उसी तरह हेल्थ, उन्होंने हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज नहीं बनाए। फिर उसी तरह रोजगार नहीं पैदा करने के लिए उन्होंने साधन दिए। तो जो हमारे जो गरीबी थी उसके पीछे था कि जो कॉलोनाइजेशन था उसने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं सेटअप किया, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये हुआ कि अगर हमें गरीबी हटानी है, शिक्षा के जो अभाव हटाना है, स्वास्थ्य का अभाव हटाना है, तो स्टेट को एक बड़ा रोल देना पड़ेगा, जिससे कलेक्टिवली हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम समाज में एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे वगैरह। तो कुछ हद तक तो कम से कम ये टॉप डाउन लिमिटेड था। लेकिन 1991 में जब से हमने वर्ल्ड बैंक IMF की लाइन अपनाई तो ये एकदम 180 डिग्री टर्न कर दिया। अब ये हो गया कि नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बाजार में जाके लो, शिक्षा चाहिए तो बाजार में जाके लो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। स्वास्थ्य चाहिए तो आप बाजार में जाके लो, प्राइवेटाइजेशन। जॉब चाहिए तो आप जो बाजार में जाके लो। तो यहाँ पे एकदम से एक 180 डिग्री टर्न हो गया और पॉलिसीज और भी ज्यादा ट्रिकल डाउन पे आधारित हो गई, टॉप डाउन पॉलिसीज। तो ये जो टॉप डाउन पॉलिसीज हुई, इसके चलते हुए रोजगार भी नहीं पैदा हुआ, इसके चलते हुए जो गरीब आदमी है वो पिसता रहा। और क्या हुआ कि गरीबी की परिभाषा बदल जाती है। जो गरीबी की परिभाषा होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन, मतलब न्यूनतम क्या कंजम्पशन होना चाहिए जिस पे है। तो मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन वो स्पेस और टाइम स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर आप लद्दाख में हैं, आपके पास अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी एनर्जी नहीं है, तो आप एक विंटर नहीं सर्वाइव कर सकते -20 में। पर वो अगर आपके पास है प्लेन्स में तो आप मिडिल क्लास के हैं। और अगर आप तमिलनाडु में देखें तो वहां पे एक छप्पर के नीचे एक केला खा के और वेष्टी पहन के आप जिंदगी गुजर कर सकते हैं। तो जो गरीबी की परिभाषा है लद्दाख की अलग होगी, प्लेन्स की अलग होगी और साउथ इंडिया की अलग होगी। तो ये स्पेस टाइम स्पेसिफिक होती है। तो हमारी जो गरीबी है वो परसिस्ट कर रही है। तो ये जो समस्या है वो और ज्यादा विकट हो गई 1990 के बाद, क्योंकि हमने असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। अब स्टेट का रोल ही हमने रिड्यूस कर दिया। पहले था 1947 के बाद कि स्टेट एक बड़ा रोल प्ले करेगा और प्राइवेट सेक्टर फॉलो करेगा। अब 1991 की कि प्राइवेट सेक्टर आगे होगा और स्टेट पीछे होगा। तो स्टेट का जो रोल था वो था प्राइवेट सेक्टर के लिए कैपिटल बनाना, वो रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, पावर, इन सब में। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये सारा पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया गया था। और फिर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टेट का बड़ा रोल, क्योंकि वही दे सकता था। तो हमारे जो लिटरेसी वगैरह है वो आगे बढ़ा इसी वजह से। तो इसलिए ये कहना कि मतलब सन 2000 के दशक में चमक दमक थी, वो सिर्फ ऊपरी थी, वो सिर्फ हमारे संगठित क्षेत्र की थी, वो हमारी अर्थव्यवस्था की नहीं थी। और अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था असंगठित क्षेत्र में, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था लोगों का। तो क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो सारे इलीट क्लास से आते हैं। तो नीति निर्धारक जो हमारे हैं जो 1947 के बाद से, उन्होंने कहा कि कृषि से हम सरप्लस निकाल के इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान था, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं था। फिर अर्बनाइज करेंगे, तो रूरल एरियाज की तरफ ध्यान नहीं था, अर्बन एरियाज की तरफ ध्यान था। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री में हुआ,
और जो सरप्लस था एग्रीकल्चर से वो निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड रह गया और रूरल एरियाज बैकवर्ड रह गए। तो हमारे अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में गैप बहुत बन गया और हमारे जो एडवांस सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर उनका गैप बहुत हो गया। तो इससे परेशानी ये हुई कि मास माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया, क्योंकि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जो काम नहीं मिलेगा तो अर्बन एरिया में आएंगे। अब आप अर्बन एरिया में आ तो गए, लेकिन अर्बन एरिया की ज़िंदगी बड़ी महंगी है। यहाँ पे आपको स्कूल लगाना है, डिस्पेंसरी लगाना है तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए अब यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे जो गैप था रूरल अर्बन एरिया का और बढ़ गया। तो फिर और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अब जो शहरीकरण होता है बहुत महंगा होता है। अगर आपको दिल्ली में एक स्कूल बनाना है, इसके प्लेग्राउंड वगैरह देना है तो 15-20 करोड़ लग जाएगा। गांव में 50 लाख में हो जाएगा। तो जितने में आप एक स्कूल अर्बन एरिया में लगाएंगे उतने में तो आप 20 गांव में लगा सकते हैं। तो गांव में शिक्षा ठीक नहीं है, शहरों में शिक्षा बेहतर है। गांव में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शहरों में बेटर है। तो इसलिए हमको एक डिसएग्रीगेट करके अपने जो अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। ये बहुत गहरा है, बहुत सवाल मेरे अंदर पैदा हो गए ये सुनते-सुनते आपकी बात। बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ 16% भारतीयों को शिक्षित किया था। आज हम सरकारी स्कूलों को बंद करके कितने प्रतिशत और नीचे ले जाना चाहते हैं? हमारा इस मामले में गोल पोस्ट क्या है? सरकार चाहती क्या है? क्योंकि आपने कहा कि वो सारी चीज़ें जो सरकार दे रही थी उसको प्राइवेटाइज़ किया गया। शिक्षा खरीद लो, स्वास्थ्य खरीद लो, स्किल खरीद लो और इसी तरह से अब जो चीज़ बेची जा रही है वो तो प्रॉफिट के नज़रिए से बेची जा रही है। शिक्षा प्रॉफिट के लिए बेची जा रही है। गरीब आदमी जो इस समय ऑलरेडी इतना गरीब है और भारत की जो गरीबी है वो काफ़ी डीप है। उस गरीबी को जो कई जनरेशन से परिवार गरीब हैं, वो लोग कैसे शिक्षा हासिल करें जो प्रॉफिट की मार्केट में पहुंच गई है। सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है कि वो सरकारी स्कूल बंद ना करे बल्कि और खोले? क्या लॉजिक है इसके पीछे? कुछ समझ में आता है? और ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक की मैं बात कर रही हूँ। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, आपने देखा है कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं, नीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से रिसर्च प्रमोट होती है और एक वाइब्रेंसी आती है हमारे इंटेलेक्चुअल एकेडमिक करियर सिनेरियो में। तो बताइए क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, हमारा जो समाज है वो अभी भी बहुत फ्यूडल है और फ्यूडल जो समाज होता है उसमें गरीब को शिक्षा नहीं मिलती है। तो जैसे कि विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय है, उसमें जिक्र है कि जो लीडरशिप हमारी थी वो लैंडलॉर्ड क्लास से बहुत बड़े लेवल पे आई थी। तो 50s में वो नहीं चाहती थी कि जब गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा मिले। जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं चाहता। मैंने भी अपना फिजिक्स छोड़ के और फिर क्या करूं, तो मैंने रूरल डेवलपमेंट 1 साल कोशिश किया मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में, जहाँ पे साइंस टीचिंग एक्सपेरिमेंट किशोर भारती था। तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था ये बच्चों को पढ़ा देंगे आप गरीब के, तो मेरे गड़रिये का काम कौन करेगा? तो ये जो हमारे यहाँ शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया वो एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा सिर्फ इलीट के लिए और आम आदमी के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं। तो हमको जो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। और आप देखें तो मतलब हमारा जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई 68 में, जो एजुकेशन कमीशन पे थी, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 6% हमें जीडीपी का खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन के लिए। हमने आज तक कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो इसका ये दिखाता है कि 2 तरह की समस्या है। एक तो जो हमारा एलीट रूलिंग क्लास है वो चाहता नहीं थे कि अच्छी शिक्षा नीचे तक जाए और उसने कुछ मतलब एलीट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ही जो उसको कन्फाइन करके रखा। अब ऐसा होता है कि अगर आप ये कन्फाइन करके रखेंगे तो आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और स्कूलों में तो मिलती नहीं है। तो जैसे कि एसर की रिपोर्ट आती है 2005 से, वो दिखाती है कि 5वीं जमात के बच्चे आधे से ज़्यादा गांव के स्कूलों के वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। 5वीं के बच्चे दूसरी का नहीं कर पाते। और अभी पिछले साल 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। तो यानी कि जब हालत ये है एजुकेशन की,
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो आपका एक तो बजट कम है, दूसरा आप जो खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, है ना, कि टीचर अच्छे लाने हैं, आपको स्कूल में सुविधा देनी है, वो सब नहीं होता, तो बच्चे सीख नहीं पा रहे। तो मेरा मानना है कि 95% जो हमारे जो बच्चे शिक्षा में हैं उनको शिक्षा सही नहीं मिलती है। तीसरी बात यह है कि मैकॉले का बहुत असर है हमारी शिक्षा पद्धति पे। मैकॉले ने जो 1835 के मिनट्स हैं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का बेसिस था, उसमें उसने कहा कि ओरिएंट में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। जो एक बड़ी यूरोप की लाइब्रेरी है उसमें एक छोटा कबर्ड जितनी बस उसकी है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं कि हम उनको लोकल लैंग्वेज वगैरह में पढ़ाएं, हम उनको जो है अपना जो ज्ञान देंगे और वो उसको रिसाइकिल कर लेंगे। तो उसका आइडिया ये था कि हमको क्लर्क प्रोड्यूस करने, ना कि थिंकर्स। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई, 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, वो सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई, ना कि थिंकर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे यहाँ थिंकिंग की प्रॉब्लम रही, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हुई, और मेरे पिताजी तो पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने की थी। और यहाँ तक कि जब नजीब जंग जी जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अच्छी पीएचडी प्रोड्यूस करने हैं, वो उन्होंने कहा कि हमें 21 आईएएस ऑफिसर प्रोड्यूस करने हैं। मतलब हमारे दिमाग में, जो हमारा एलीट क्लास था, उसके दिमाग में ये एक सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बनिस्बत इसके कि हमको थिंकर्स और रिसर्चर्स प्रोड्यूस करना। जिसका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ बीए होता है। होना बीए चाहिए, पर लेकिन बच्चे तो कितने बार इम्तहान लेते हैं, एमए करके, पीएचडी भी कर रहे हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये हो गया है कि सिविल सर्वेंट टीचर से ऊपर है, रिसर्चर से ऊपर है। तो ये एक जो हीन भावना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है हमारे टीचिंग कम्युनिटी में, कि लोग पहले कोशिश करते हैं कि उस सिविल सर्विस वगैरह में जाएं, अगर वहाँ नहीं होता है तो फिर टीचिंग में आ जाएं। तो इससे हमारे जो रिसर्च और टीचिंग वगैरह है, बहुत धक्का लगा। और जो उन्होंने सेपरेट किया टीचिंग को और रिसर्च को इस नीति के चलते मैकॉले की, उससे हमारे यहाँ रोट लर्निंग वो आगे बढ़ी। यानी रट्टा मार के सीख लेते हैं, इम्तहान पास कर लेते हैं, और वो इम्तहान एक पासपोर्ट दे देता है आपको जॉब के लिए, पर नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होती। नॉलेज जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो हम तो अपने जेएनयू में, यूनिवर्सिटी में देखते थे कि हमारे पीएचडी प्रोग्राम में जो बच्चे आते थे वो ओरिजिनल रिसर्च नहीं कर पाते थे, इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे प्लेजरिज्म वगैरह शुरू हो गया था, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था। वो यहाँ से काटा पीटा यहाँ से कर लिया और सिविल सर्विस की तैयारी करते थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये मैकॉले की नीतियाँ हैं उसको हमने बदला नहीं। हमने जो टीचिंग है वो इस प्रकार का नहीं रखा जिससे कि वो हमारा रिसर्च ओरिएंटेशन हो। और हमारे पिताजी बताते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो टॉप प्रोफेसर्स थे वो 1930 में बोलते थे हमें अच्छी लाइब्रेरी की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम तो टीचिंग के लिए हैं, रिसर्च के लिए नहीं। तो ये इंटरनलाइज हो गया था हमारे जो टीचिंग कम्युनिटी में, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कि हम टीचिंग के लिए हैं, रिसर्च के लिए नहीं है। ओरिजिनल आइडिया जनरेट नहीं, हम तो वेस्ट से नॉलेज लेके उसको यहाँ पे रिसाइकिल कर लेंगे। तो क्या हमें करना है, किस तरह से आइडिया जनरेट करने हैं, क्योंकि समाज का डायनेमिज्म तो डिपेंड करता है कि आप ओरिजिनल आइडियाज जनरेट कर रहे हैं नहीं, अपनी समस्याओं से जूझने के लिए। अब जैसे गरीबी की स्टडीज़ 1980s में हुई, तो वो सारी वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस थी। तो वर्ल्ड बैंक का क्या था कि भाई मार्केट को आगे बढ़ाना है, तो सारी की सारी स्टडीज़ बता रही हैं कि मार्केट को आगे बढ़ाने से गरीबी खत्म हो जाएगी, जबकि उल्टा है, मार्केट को बढ़ाएंगे तो गरीबी और बढ़ेगी। और ये वर्ल्ड बैंक को भी पता था, क्योंकि मिड 80s में वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा कि जो हमारी नीतियां हैं उससे गरीबी बढ़ेगी, तो इसलिए सेफ्टी नेट की ज़रूरत है। बिना सेफ्टी नेट के लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो सेफ्टी नेट मतलब जैसे हमने इंडिया में सेफ्टी नेट लगाए 2005 के बाद, जब यूपीए सरकार आई, तो हमने राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये सब, राइट टू एजुकेशन सब दिए, तो वो सेफ्टी नेट है। पर लेकिन सेफ्टी नेट समाधान नहीं है। आप कितने लोगों के लिए सेफ्टी नेट बनाएंगे? अमीर देशों में 5%, 7% के लिए, पर भारत जैसे गरीब देश में क्या आप 90% के लिए सेफ्टी नेट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो जो सेफ्टी नेट की नीति थी वो एक तरह से ठीक थी कि वो सोशल एक्सप्लोजन को रोकती है, पर लेकिन वो समाधान नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। समाधान तो तब होता जब हम प्रॉपरली बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करते, जो गांधी कहते थे। गांधी कहते थे हमें बॉटम अप, विलेज से ऊपर डेवलपमेंट करना है,
जबकि सारा का सारा कांग्रेस की जो नीति थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि जो एलीट वर्ग था जो कांग्रेस में वो चाहता था हमारा डेवलपमेंट हो जाए, फिर वो रिस्क नीचे चला जाएगा। तो ये जो समस्या हमारी शिक्षा की है या बाकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की है, वो ये रही कि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग है वो एलीट पॉलिसी मेकिंग हो गया और उससे समस्या बढ़ती चली गई। तो हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सारे विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे बेटर ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ से, तो वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे उनका फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका फ्रेमवर्क लेके फिर वापस इंडिया आते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा उस दिशा में मुड़ जाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम वेस्ट से नॉलेज लेके उसको इंडिया में रिसाइकल कर लेते हैं कि मतलब किस प्रकार की इकोनॉमिक्स हो तो वहाँ से जो देखते हैं कि क्या मॉडल है वो यहाँ पे करें। तो मैंने एक बार एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हो गए थे, एक सर्जन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो मैंने कहा कि क्या नए प्रोसीजर्स, क्या नई रिसर्च हो रही है एम्स में। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते, हम तो पिट्सबर्ग का देख लेते हैं, वहाँ से जो लंदन का देख लेते हैं, उसको फिर इंडिया का डेटा जनरेट कर लेते हैं। तो यानी कि एम्स जैसी संस्था में भी आप मतलब बाहर के मॉडल लेके उस पर इंडिया का डेटा जनरेट कर रहे हैं, उससे उनके मॉडल को आप जो है वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए, सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन होना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर है। तो हम बाहर से मॉडल लेके उसको इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे कहीं आगे है। तो हम उन सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन। तो इनको मैंने अपनी किताब में लिखा, ये दीज आर नॉन सॉल्यूशंस। और ये नॉन सॉल्यूशन से समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपका समाधान नहीं है आपकी समस्या का। तो आप सोच रहे हैं कि आपने समाधान निकाल लिया, वो समाधान नहीं हो रहा है, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं। अगर आप देखें तो आज हम चीन से हाई टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं, है ना। हम दिवाली की लाइट्स, गणेश की मूर्ति, पतंग का मांझा, है ना, पिचकारी, राखी, है ना, और ये लो टेक्नोलॉजी आइटम्स आ रहे हैं वहां से। और हाई टेक्नोलॉजी में एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये सब भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी R&D पे 0.65% खर्च होता है जीडीपी का, 1% भी नहीं। और चीन 3% करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए दुनिया का, क्योंकि हर चीज में उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हमसे सस्ता। हमारे जो आइटम्स हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी वहां से सस्ते यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। उनकी जो मार्केटिंग है वो भी जबरदस्त है। उनको ये पता है कि इंडिया में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो यहाँ पे माल सप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हमने R&D पे जो तवज्जो देनी थी नहीं दी। और इसीलिए हालांकि ये एक क्रेडिटेबल है कि हमारे पास इसरो है और वो रॉकेट भेजता है और हम सैटेलाइट वगैरह करते हैं, पर अगर आप देखें तो ये तो रूस ने और अमेरिका में 1950s और 1960s में किया। तो हम अभी भी जो टेक्नोलॉजी है स्पेस की, उसमें करीब 50 साल पीछे हैं। 75 साल 75 साल नहीं, मतलब अगर उन्होंने 1950s में किया और ये 2025 है तो हम 75 साल पीछे हैं। नहीं, पर हमने भी रॉकेट वगैरह छोड़ने शुरू कर दिए थे 90s में, तो इसलिए मतलब अगर देखा जाए तो हम मतलब अभी भी बहुत पीछे हैं। अभी हमने आदमी को स्पेस में नहीं भेजा, हमने आदमी को मून पे नहीं भेजा है। अभी हमारा जो रॉकेट है वो लैंड किया था मून पे या मार्स गया, है ना। तो वो सक्सेसफुल मिशन अभी हमारे कम हैं। नहीं, पर 50-60 साल की मतलब एक है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी देखिए डेवलप होती रहती है, टेक्नोलॉजी कोई स्टैग्नेंट नहीं होती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो एडवांस कंट्रीज हैं वो और आगे चलते हैं। तो इसलिए हमको जब तक एक स्पेशल एफर्ट नहीं करेंगे, जैसे चीन ने किया या और कुछ देशों ने किया, तब तक हम वो कैचअप नहीं करेंगे। तो इसलिए क्योंकि जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, हायर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो रिसर्च अच्छी नहीं होगी। तो हमें बॉटम अप अप्रोच करते हुए, स्कूलों से अच्छी शिक्षा देते हुए ऊपर, तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी शिक्षा पे, वो हम नहीं कर रहे। हमको देनी चाहिए तवज्जो हेल्थ पे, वो हम नहीं कर रहे। तो एक पेपर था मिड 80s का, उसमें उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया ने इतनी जल्दी कैसे बढ़त बना ली और भारत कैसे पीछे रह गया। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत तवज्जो दी और उनके सारे बच्चे स्कूल में पहुंच गए 1965 तक। हमारा भी गोल था कि 1965 तक सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए, लेकिन आज भी चाइल्ड लेबर है हमारे देश में।
आज सब बच्चे नहीं, हालांकि ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो हमारा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उनकी जो शिक्षा बहुत ही कमज़ोर है, जो कि एसर रिपोर्ट दिखा रही है। तो इसलिए हुआ क्या कि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। मलेशिया में सुनने में आता है कि 10% जीडीपी का एजुकेशन पे देना शुरू कर दिया, जबकि हमने आज से कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो उसकी वजह से उनका लेबर बहुत प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ से ही लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है। हमारा लेबर बीमार रहता है, उसकी शिक्षा नहीं है, उसके स्किल्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से हमारा लेबर इतना प्रोडक्टिव नहीं है, इतना वो स्किल नहीं है। तो अभी जैसे प्लांट चाइना से आते हैं तो चाइनीज इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स उसको नहीं हैंडल कर पाते। तो बीच में अभी सरकार ने, क्योंकि जो डोकलाम वगैरह हुआ, तो फिर जो वो चाइनीज को जो वीज़ा देना कम कर दिया, उससे हमारी फैक्ट्रियाँ ठप होने लगी। तो हमारे फैक्ट्री ओनर्स कह रहे थे सरकार को कि भाई इनको वीज़ा दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री नहीं पूरी तरह से काम कर पा रही। तो हमारे इंजीनियर्स भी जो अच्छे होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो इंडस्ट्री कहती है कि दे आर नॉट केपेबल। तो वजह क्या है? शिक्षा। सबसे ज़्यादा ध्यान देश को शिक्षा पे देना चाहिए था, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसमें जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही आगे जाएगा, जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं आज ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। ट्रंप साहब हमको दबा रहे हैं, और हमको दबना पड़ रहा है क्योंकि हमको उनसे मदद चाहिए, हम उनसे डिफेंस वगैरह चाहिए। उधर रूस से हमने लिया हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि हम अपना इक्विपमेंट खुद नहीं बना पाते? हम बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स हो गए। सर, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते हैं। जो मशीनरी, हैवी मशीनरी या एडवांस मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, उसको चलाने के लिए भी हमारे पास लोग नहीं। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दुनिया की बातें थी उसमें, और वो ये बता रहे थे कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं जो मशीन्स के जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें, चला सकें या मेंटेनेंस कर सकें। तो मेंटेनेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बाहर से हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इतनी भी समझ नहीं पैदा हो रही है। इतना इंजीनियरिंग की फोर्स हम पैदा कर रहे हैं हर साल। पर असल में क्या है ना कि जो हम बहुत सारे तो फेक डिग्रीज हैं, जैसे व्यापम है, व्यापम में फेक डिग्रीज थी, मतलब मेडिकल डिग्रीज, इंजीनियरिंग डिग्रीज वगैरह। तो एक तो शिक्षा की बहुत कमजोरी है, बहुत ही पुअर एजुकेशन है, दूसरा फिर फेक डिग्रीज हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करके आए हैं, मैनेजमेंट करके आए हैं, है ना, तो वो जो उनकी केपेबिलिटी कम है। फिर हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। तो जॉब क्रिएशन कैसे होगा? जॉब क्रिएशन तो हमारा जो संगठित क्षेत्र में तो इतना ऑटोमेशन चल रहा है कि वहाँ पे तो जॉब्स क्रिएट हो नहीं रहे। तो हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो फिर असंगठित क्षेत्र में जा रहे हैं, छोटे मोटे काम के। तो आपने MBA कर लिया, लेकिन NDTV पे दिखा रहे थे 2016-17 में कि MBA नाली साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर जो यूपी में 360 नौकरी निकली पियोन की, उसके लिए 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 PhD थे। yes. और 2 लाख BTech, MTech, BCom, MCom थे। उसी तरह रेलवे की ग्रेड C, ग्रेड T की नौकरी के लिए 35,000 नौकरियों के लिए 2018-19 में जब जॉब्स निकले तो 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। उसमें बहुत स्किल्ड लोग थे, जो मतलब, तो बच्चों को जो वो अगर डिग्री ऑब्टेन भी कर लेते हैं, मिल भी जाती है, तो उनको उसके मुताबिक काम नहीं मिल रहा। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो इसलिए फिर वो झक मार के क्या है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो सब ज़्यादा 15 से 29 साल के जो शिक्षित नौजवान हैं उनके बीच में है। तो वो शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन काम भी नहीं मिलता है, उनकी कैपेबिलिटी भी कम है, तो वो एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाते हैं। तो वो मोबाइल फ़ोन पे लगे रहेंगे या वो किसी इम्तिहान की तैयारी करते रहेंगे बार बार, और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कहते हैं कि भाई हमने इतना आपके ऊपर खर्च किया, हमने आपको कोटा भेजा, हमने आपको मुखर्जी नगर भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, इतना पैसा खर्च हुआ, तो आप निकम्मे हो। तो पहले तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको काम नहीं मिल रहा, फिर पेरेंट्स उसको बोलेंगे तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उसके चलते एक बिहार की स्टडी वो दिखाती है कि बच्चे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चले जाते हैं। अब ड्रग्स और ड्रिंकिंग कैसे करेंगे जब पैसा नहीं है, उनकी आमदनी नहीं, तो घर में छीना झपटी। तो ये जो हमारा जो आप देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से बच्चों में हताशा, निराशा, परिवार में स्ट्रक्चरल वायलेंस, और फिर उन बच्चों को पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं अपने मैन पावर के तौर पे, उनसे और ज़्यादा प्रोपेगेंडा कराना, तरह तरह के काम वगैरह कराना। और जिन बच्चों में कोई फ्यूचर का कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि पास्ट वाज ग्रेट,
वो समझते हैं पास्ट वॉज ग्रेट और आगे तो पता नहीं क्या होगा, तो वो उसमें फिर आप उनको गलत सलत चीज़ों में भी फंसा सकते हैं। जैसे तो मतलब किस तरह के आप जो कैंपेन करने में लगा दीजिए, किस तरह से आप जो कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह में लगा दीजिए, है ना। तो ये जो सारा जो एक समाज में एक सोशल प्रॉब्लम जो उठ खड़ी हुई हैं, उसके पीछे भी फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब का बहुत रोल है। अगर बच्चों को जैसे उन्होंने डिग्री अच्छी पाई होती, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करते, कुछ काम करते, तो वो फिर इसमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते। अब उनके पास कुछ करने को नहीं है, किसी ने उनको पैसे दे दिए तो अपना जब भीड़ बन गई, कहीं जब इलेक्शन रैली में चले गए, कुछ और कर लिया। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका फ़ायदा उठाती हैं। तो इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों हैं। तो जब तक कि हमारी नीतियां सही नहीं होंगी, तब तक ये सारी समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। और यही आपको दिख रहा है कि पिछले सालों में ये सारी की सारी समस्याएं एक साथ जुड़ती चली जा रही हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके चलते हुए जो रैशनल पॉलिसीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, वो रैशनल पॉलिसी ना अडॉप्ट करके इधर उधर की चीज़ों में फंस जाते हैं हम लोग। तो जो समाज के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी रुकने लगता है। और जो खासकर अगर आप देखें पिछले 10 साल में, तो हमने बड़ी इर्रेशनल पॉलिसीज़ फॉलो की, जैसे नोटबंदी कर दिया। फिर जो जीएसटी है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र 94% है। तो वो कहते हैं नहीं जी फ्रांस में है, पर फ्रांस में इतना बड़ा कहाँ जो असंगठित क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत छोटा असंगठित क्षेत्र होता है एडवांस कंट्रीज में, वहाँ तो जीएसटी चल सकता है, पर हमारे यहाँ जीएसटी सही नहीं है हमारे असंगठित क्षेत्र के लिए। तो जीएसटी कर दिया, फिर सडन लॉकडाउन कर दिया। तो ये 3 बड़े बड़े धक्के लगे अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे आ गया। क्योंकि नोटबंदी ने हमारे जो असंगठित क्षेत्र को जो धक्का मारा, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वो कैश में चलता है, जब कैश नहीं हुआ तो जब बंद हो गया और वो फिर रिकवर नहीं कर पाया। जब तक रिकवर करता तब तक जीएसटी आ गया, तो जीएसटी ने फिर उसको धक्का मारा। और फिर जब 2020 में ये पैंडेमिक आया और लॉकडाउन हो गया, तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है। तो यानी कि उसमें गिरावट हो रही है, और जो वो गिरावट है वो संगठित क्षेत्र में बढ़त हो रही है। तो जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन, उन्होंने 2018 में एक बयान दिया कि हम 30 यूनिट हैं प्रेशर कुकर बनाने वाले, 5 बड़ी इकाइयां हैं, 25 छोटी इकाइयां हैं। हम 5 बहुत खुश हैं, हमारे डिमांड 24% बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है 24%। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहा, वो गिरावट पे है, तो उसकी डिमांड हमारे पास आ गई। उसी तरह आप ट्रेड में देख लीजिए, ई कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है। तो जो नेबरहुड स्टोर है वहाँ पे जो लोग कम जा रहे हैं, तो वो लॉस पे जा रहा है, वो बंद हो रहा है, या वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट था वो कम है, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत मैकेनाइज्ड है। तो ये यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, तो यहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो गई। उसी तरह एफएमसीजी सेक्टर ले लीजिए, लेदर गुड सेक्टर ले लीजिए, उसी तरह सब जगह ये आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है और असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, तो यानी कि के हो गया, ये बढ़ रहा है और ये, तो स्टॉक मार्केट जो ये बढ़ता हुआ है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको दिखा रहा है। असंगठित क्षेत्र तो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। जो हमारा स्टॉक मार्केट, उसमें 1500-2000 स्क्रिप्ट एक्टिव होती हैं, तो जो 6000 हमारे बड़े यूनिट हैं उन्हीं को दिखाता है। जो बाकी स्मॉल और मीडियम और माइक्रो सेक्टर है उसको तो दिखाता नहीं। तो हमारा स्मॉल और माइक्रो सेक्टर जो गिरावट पे है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जितना ये स्टॉक जो गिर रहा है माइक्रो सेक्टर स्मॉल, उतना ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था में असलियत है वो स्टॉक मार्केट से नहीं हम समझ सकते हमारा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब से नोटबंदी हुई तब से हमारी अर्थव्यवस्था या तो नेगेटिव ग्रोथ रही, यानी गिरावट रही, या 2-3% की। तो एवरेज में अगर आप देखें 2016-17 से जब नोटबंदी आया, तो हमारी ग्रोथ रेट 6.5% नहीं है जो सरकार कहती है, वो 1.5-2% है। तो इसलिए हमारा जो अभी भी अर्थव्यवस्था 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है, और वो इस रफ्तार से चली तो हम 3री बड़ी भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि हमने एक तरह से असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया, क्योंकि वो डेटा में नहीं आ रहा, तो हम पॉलिसी में भी नहीं। क्योंकि अगर 6.5% की ग्रोथ रेट है तो हम कहते हैं अरे तो दुनिया में जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे यहाँ है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो इसलिए वो जो नीतियाँ होनी चाहिए असंगठित क्षेत्र को बढ़ाने की, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो यही क्लेम करते रहते हैं कि हमारा तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। तो इसको हमने डेटा में अदृश्य कर दिया और पॉलिसी में भी अदृश्य कर दिया है।
कितना डीप है सब कुछ ये। आपने कहा कि पीएचडी होल्डर्स नाली साफ करने के लिए आवेदन कर रहे हैं और कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वो जो एमबीए थे, एनडीटीवी ने दिखाया कि हाँ। एमबीए डिग्री होल्डर नाली साफ कर रहे थे और जो पीएचडी होल्डर हैं वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। राइट। और बीटेक एमटेक भी कर रहे हैं। हाँ, बीटेक एमटेक बीकॉम एमकॉम। इन्हीं पढ़े लिखे डिग्री हासिल किए हुए युवाओं के कई बार हम प्रदर्शन वगैरह देखते हैं, तो जो नौकरी मांगता है वो हमेशा एलिजिबल होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसके पास एक डिग्री होती है और उसी हक से, क्योंकि उसके पास वो डिग्री है, अब वो तैयार है अपनी सर्विसेज देने के लिए, तब वो नौकरी मांगता है। तो नौकरी मांगने वाली जमात को कम कैसे किया जाए? शिक्षा कम करके किया जाए, जिससे कि ना एलिजिबिलिटी होगी, ना अहिर्ता होगी, ना कोई नौकरी मांगेगा। जब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा तो आप नौकरी मांगेंगे कैसे? आपका क्लेम ही नहीं बनेगा नौकरी पर या किसी भी तरह के रोजगार पे। तो क्या सरकार का ये कोई सोच है? इस वजह से हायर एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, इन सब जगह से आपने देखा कि सरकार ने अपने आप को खींच लिया है, और जो गरीबों के लिए स्कॉलरशिप्स थी वहाँ से सरकार ने खींच लिया अपने आप को। तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़े लिखे लोग सिर्फ वहीं से जा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी जनरेशनल वेल्थ है, वो पढ़ा सकते हैं महंगी जगहों पर, वहीं से रिक्रूटमेंट आएगा। आपको इसमें कोई डिज़ाइन दिखता है क्या कि गरीब को पढ़ाओगे तो फिर वो नौकरी और रोज़गार मांगेगा और वो एक बवाल बन जाएगा, फिर प्रदर्शन होगा। तो प्रदर्शन ना हो इसके लिए उनको अनपढ़ और बिना डिग्री का रखो और फिर उनको रैलियों में, कांवड़ में, शोभा यात्राओं में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते रहो। क्या कोई डिज़ाइन है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज अभी भी बहुत फ्यूडल है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत फ्यूडल हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसलिए उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि अच्छी शिक्षा मिले। जबकि अगर हमको ग्लोबलाइजेशन में आगे होना है, क्योंकि दुनिया की आज रेस ग्लोबलाइजेशन की है, आज हम फंस गए हैं ट्रम्प साहब की वजह से, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, और हम और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे अगर इसी तरह से हम करते रहे। तो इसलिए जो हमारा जो नीति निर्धारक है, जो बहुत ही फ्यूडल है, जो गरीब आदमी की तरफ ध्यान जिसका नहीं जा रहा है ना, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये अगर हम करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा ना मिले और इसलिए वो जॉब नहीं डिमांड करेंगे, तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हम पिसते चले जाएंगे। कभी चीन के, कभी जो रूस के, कभी अमेरिका के बीच में हम पिस जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही कि हम शिक्षा कम कर देंगे, पर वो प्राइवेटाइज कर रही है, क्योंकि जो नई आर्थिक नीतियां हैं उसके चलते हुए पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर करना और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना। अगर आप देखें कि जेएनयू में 15 रुपये में आपको जो प्रति माह में डिग्री मिल रही है, तो आप 2 लाख रुपए में अशोका यूनिवर्सिटी क्यों जाएंगे? क्योंकि जेएनयू की डिग्री का ज़्यादा महत्व है बनिस्पत अशोका यूनिवर्सिटी के। तो पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये हमने स्कूलों में किया 1960s और 70s में। अच्छे जो स्कूल थे सरकारी, उनको डिमोलिश किया तो प्राइवेट स्कूल आगे बढ़े। अब 1990 के बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनको डिमोलिश करें जिससे कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ पाएँ। उसी तरह IITs हैं, IIMs हैं, उनमें फीस जो होती थी बहुत कम होती थी, अब वो लाखों में हो गई है, जिससे कि वहाँ पे भी समस्या हो गई कि गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस समय ये है कि हम इनको डिग्री नहीं दे तो डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड तो करेगा। जो भी बच्चा है वो तो कुछ ना कुछ काम डिमांड करेगा, है ना। उसकी चाहे डिग्री जो भी हो, उसकी चाहे 10वीं की डिग्री हो, उसकी चाहे BA की हो, चाहे MA की हो, वो तो काम डिमांड करेगा। हमारे यहाँ काम जनरेट नहीं हो रहा। और काम जनरेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी नीतियाँ गलत हैं। अगर हमारी नीतियाँ होती कि हम बॉटम अप अप्रोच करते, हम माइक्रो सेक्टर, देखिए हमारे देश में अगर आप देखें तो जो हमारा कृषि है, अभी भी 46% लोग उसमें काम करते हैं। जो बाकी हमारा जो 48% है जो माइक्रो और स्मॉल में जो काम करता है ना, वहाँ पे काम नहीं पैदा हो रहा है। तो जो MSME सेक्टर जिसको हम कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उसका 97.5% माइक्रो सेक्टर में काम करता है और सिर्फ 2.5% स्मॉल और मीडियम में काम करता है। और अगर आप गिने तो 6,000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है, यानी कि 100 का अंतर है। तो ये जो माइक्रो है वो 6 करोड़ है, उसमें 11 साढ़े 11 करोड़ लोग काम करते हैं।
एवरेज में 1.7 व्यक्ति उसमें काम करते हैं। अगर ये 1.7 से हम 3.4 कर दें माइक्रो यूनिट में, तो हमारे जो 11 करोड़ और जो काम पैदा हो जाएंगे और बच्चों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े यूनिट हैं और जो मीडियम यूनिट हैं वो तो इतने ऑटोमेटेड हैं कि वहाँ तो काम पैदा होगा नहीं। कृषि में भी काम नहीं पैदा हो रहा क्योंकि वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन चल रहा है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जो कृषि में जो कृषक है उसकी आमदनी बढ़ानी है, माइक्रो यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स को बढ़ावा देना है, तब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन सरकार की नीति है कि हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दें, जो कभी होने वाला नहीं। क्योंकि जिस माइक्रो यूनिट में 1.7 लोग काम करते हैं वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। जो कृषक 5 एकड़ से कम की जो जोतता है, जो 85% हमारे कृषक 5 एकड़ से कम जोतते हैं, वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, वो तो अनऑर्गेनाइज रहेगा। हमें तो उस अनऑर्गेनाइज को बढ़ावा देना है। तो वो अनऑर्गेनाइज को बढ़ावा देने की जगह हम क्या कर रहे हैं कि उनको किल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डिजिटाइज कर दो। अब वो डिजिटाइज नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं डिजिटाइजेशन वगैरह, तो आप माइक्रो सेक्टर को किल कर सकते हैं पर उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपने जो जीएसटी किया वो भी इसीलिए किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर आगे बढ़े। आपने डिमोनेटाइज किया वो भी इसलिए किया कि जो आप जो ऑर्गेनाइज कर दें उसको। तो सारा का सारा मूव है ऑर्गेनाइज करने का। और जो बजट है उसमें भी आपने सारा का सारा दारोमदार रखा है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसलिए आप बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर, बड़े बड़े हाईवेज, है ना, पावर सेक्टर, जो आपका जो आईटी सेक्टर, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पर ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद करेंगे, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। क्योंकि जितनी बड़ी सड़कें बनेंगी तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो गांव तक पेनिट्रेट कर जाएगा। जितने बड़े फ्रेट कॉरिडोर होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गांव तक जो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो जब वो गांव में पेनिट्रेट करेगा तो जो वहाँ पे छोटा प्रोड्यूसर है वो तो मारा जाएगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पेनिट्रेशन के लिए हैं। और दूसरी बात यह कि वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। पहले जब सड़क बनती देखते थे हम 70s और 80s में, तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। आज वहाँ पे बड़े बड़े बुलडोजर्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। अभी मैं ग्वालियर से लौट रहा था तो वहाँ पे लाइन कुछ बिछाई जा रही थी, तो धड़ाधड़ वो मैकेनाइज्ड वे में लाइन बनती चली जा रही थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो आप जहाँ पे जो अपना कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पे लेबर नहीं। और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आपने काट दिया। एजुकेशन में बहुत एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, उसको काट दिया। हेल्थ में बहुत लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसको काट दिया। रूरल डेवलपमेंट में लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसको काट दिया। एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, उसको काट दिया। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उसी को काट देते हैं, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से आएगा? प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जी हम तो इन्वेस्ट तभी करेंगे जब डिमांड होगी, और डिमांड कम है क्योंकि जब 94% लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम है तो वो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए वो नहीं इन्वेस्ट कर रहा जबकि उसके पास कैश है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको आप किल कर रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है बहुत ही भयंकर है। उसमें महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो लेबर फोर्स के बाहर हैं। 15 से 29 साल के बच्चे जो शिक्षित हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहीं पे जो क्राइसिस है। तो इसलिए जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसी की वजह से गरीबी भी है, और उसी की वजह से समाज में परेशानी भी है, और उससे हमारी और भी चीज़ें लिंक्ड हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो इसलिए सरकार की सही नीति होना बहुत ज़रूरी है। और ये आइडिया कि हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देंगे, असंगठित को संगठित कर देंगे, वो मुझे लगता है कि एक गलत पूरी तरह से नीति है। आपने कहा कि हमारे नीति निर्धारक बहुत फ्यूडल हैं। हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिले जो भारत के लोकतंत्र की एक शानदार कहानी हो सकते थे, कि जिन्होंने कहा कि उनकी माँ बर्तन मांजती थी। उन्होंने कहा कि वो 30 साल की उम्र तक भिक्षा मांगते थे, यानी कि बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। और उन्होंने बताया कि उनके पास स्कूल जाते समय जूते नहीं थे, उनके मामा ने खरीद के दिए जूते, जिस वो कपड़े के जूते होते थे जो वो पहनते थे। ऐसे साधारण परिवेश से आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो नीतियाँ क्यों नहीं लाईं जिससे उन्हीं के जैसे परिवेश के लोगों को उत्थान मिलता। उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो दिया है वो चमकदार जो सेक्टर है हमारे यहाँ का, जिसमें आप कॉरपोरेशंस की बात करें, और उसमें भी कुछ खास चुनिंदा मनपसंद कॉरपोरेशंस हैं। तो नीति निर्धारक सामंतवादी परिवार से ना भी आए तो वो सामंती सोच के साथ क्यों आगे बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो फिर हमारे सामने ये रिजल्ट होता है। मैंने कॉरपोरेट्स का आपसे जिक्र किया, क्या कॉरपोरेट्स ने, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उसने किसी तरह का कोई जिम्मेदारी निभाई है हमारे देश के प्रति, खासकर जो फाइनेंस सेक्टर है?
बैंकिंग है, हम ये देखते हैं एनपीएस हो रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर के या तो भाग जा रहे हैं या एनपीए करवा रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। सरकार उनके घाटे को जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे वसूल रही है। बड़े बड़े बैंकों का हाल आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या कॉरपोरेट फ्यूडलिज्म, कॉरपोरेट ये सब मिल करके गरीबों के खिलाफ खड़ा हो गया भारत के अंदर ही अंदर? आपने कई सवाल एक साथ पूछे, अगर मैं भूल जाऊं तो आप दोबारा रिमाइंड कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, फ्यूडल जो सवाल सबसे था, पहली बात तो ये है कि देखिए, आपका पर्सनल सिचुएशन क्या है वो नीति निर्धारण में नहीं आता है। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, उस पार्टी की क्या पॉलिसी है, उस पार्टी की क्या समझ है, उसको आप आगे करते हैं। तो अगर आप एक पार्टी में ऊपर आ रहे हैं, चाहे आप गरीब परिवार से होकर आ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी अगर फ्यूडल माइंडेड है उसकी अगर एक लिमिटेड सोच है, तो उसी सोच से आप ऊपर आएंगे। और दूसरा, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स का दखल है। वहाँ पे पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जो हमारे जो नेता लोग हैं वो आज जनता को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो बड़े बड़े मनी बैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने एक काले धन की अर्थव्यवस्था पे जो किताब लिखी है उसमें दिखाया कि एक तिगड़ी है जो काली अर्थव्यवस्था चलाती है। उसमें करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव, ये साथ होते हैं, ये मिलके जो उसको करते हैं, और यही लोग फिर नीति निर्धारक बनते हैं। तो वो उसी कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट आगे करते हैं जहां से वो पैसा लेते हैं। तो जो 14 एमपीज को जो सक्सेसफुल थे 1998 इलेक्शन में, उनको मैंने इंटरव्यू किया था अपनी किताब के लिए। तो उन्होंने हर एक ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने क्यों पैसा दिया, क्योंकि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो उससे वो मुझे काम कराएंगे। तो ये एक जो तिगड़ी है जो काले धन की अर्थव्यवस्था को भी करती है और जो नीतियों को निर्धारित करती है, जो नीतियों को एक्सेप्शन में भी लाती है, कि मतलब नीति एक खास तरह से बने जिससे कि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फायदा पहुंचे। तो ये जो नीतियां होती हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती कि मैं अगर एक गरीब परिवार से आया, जैसे मनमोहन सिंह थे, वो भी बहुत गरीब परिवार से निकले, लेकिन उन्होंने नई आर्थिक नीतियां वो लागू की जो कि बिल्कुल गरीबों के लिए हित में नहीं थी, और जिससे कि समस्या हमारी बढ़ती चली गई सन 91 के बाद। तो आज जो हमारी स्थिति है वो इसलिए क्योंकि हमने नई आर्थिक नीतियां सन 91 से हमने अपनाई, जो कि प्रो कॉर्पोरेट, प्रो बिजनेस पॉलिसीज थी, ना कि प्रो पुअर। वो और गरीब, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि हमें पता है कि इससे गरीबी बढ़ेगी तो हमको सेफ्टी नेट चाहिए। तो ये बात अलग है कि जो मनमोहन सिंह जी की रिजीम में सेफ्टी नेट आए, लेकिन मनमोहन सिंह जी और जो उनके सपोर्टर थे वो उसके खिलाफ थे। ये तो सोनिया गांधी के अंदर जो एक वो कमिटी थी जिसमें कि बहुत सारे एनजीओ वगैरह थे, उन्होंने जो किया और उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क और राइट टू फूड ये सब होना चाहिए, जिसका कि ऑपोजिशन था। मतलब जो मनमोहन सिंह जी के साथ जो टीम थी वो प्रो वर्ल्ड बैंक वाली टीम थी, और उन्होंने इनको रेजिस्ट किया। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी डिसाइड करती थी तो इसलिए उन्होंने पुश किया ये नीतियों को। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंडिविजुअल पे ये निर्भर नहीं करता, ये समाज पे निर्भर करता है। आपकी पार्टीज जो आपकी जब सत्ता है उस पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो करेंगे। और वहाँ पे फ्यूडलिज्म है, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का जो बड़ा वो है, इसलिए वो नीतियाँ आपकी उस प्रकार से होंगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत हार्डशिप से निकल के आए, लेकिन वो किसको हेड कर रहे हैं, वो ऐसे सिस्टम को हेड कर रहे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स का चलता है। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं वो नीतियों को निर्धारित करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ये कैपिटलिज्म के लिए अच्छा नहीं होता। वजह उसकी ये है कि अभी हमारे देश में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप किया तो हो सकता है कल कोई क्रोनी कैपिटल आके आपको टेक ओवर कर ले, तो इसलिए आप देश छोड़ के चले जाते हैं। तो सन 2014 से 2019 के बीच में डेटा आया था 2019 में कि 23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के चले गए। 2019 में 7,500 और चले गए, फिर बीच में डेटा नहीं आया, फिर 2022 में आया कि फिर 7,500 और चले गए। तो यानी कि 2.5 लाख जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे उसमें से 50,000 तो चले ही गए। तो अगर ये चले जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पुअर है। जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पुअर होगा तो फिर आपका ग्रोथ भी कम हो जाएगा, और जो आपकी साख है दुनिया में वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ब्लैक इकॉनमी है उसके चलते हुए बैंकिंग पे कंट्रोल किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि जो बैंकिंग है वो निर्भर करता है कि जो आपके नीति निर्धारक क्या चाहते हैं, कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, वो एक क्रोनिज्म होता है। तो बैंकों के जो एनपीए हैं वो इसीलिए हुए क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म था।
कि हाँ वहाँ पे किसको लोन देना है। तो बैंकों का काम है कि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए तब आपको लोन दे कि आपकी ऐसी हैसियत है या नहीं कि आप वो लोन को चुकता कर सकेंगे, तो जिसको क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस बिना देखे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, आपने लोन दे दिया, और जिसको लोन मिला उसको भी पता है कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से मिला है तो मुझे लोन वापस करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोन बहुत बड़े बड़े दे दिए जी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब इतने गरीब देश में इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता। तो मिसाल के तौर पे कोई बड़ा, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, तो इधर आगरा हाईवे वगैरह बना, तो जो उसके जिनको मिला जेपी वगैरह का वो सब फेल हो गए, है ना, वो कोलैप्स कर गए। तो इस तरह तरह से पावर सेक्टर में, इस सब में जो हाईवे सेक्टर वगैरह में आपने दिए, तो वहाँ पे आपके एनपीएस वगैरह हो गए बहुत ज़्यादा। तो कई कंपनियां हैं जैसे एसआर हैं, ऐसे अब तो अनिल अंबानी भी उसमें शामिल हो गए, आईएलएफएस हो गया जो फेल कर गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब देश में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर नीति अपनानी चाहिए थी कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से लोन दिया जाएगा। पर जहाँ क्रोनिज्म होगा तो वो, क्योंकि आपके इलेक्शन में फाइनेंस किया है तो आप उनको फेवर करेंगे। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक नेशनलिस्टिक पॉलिसी नहीं फॉलो करता कि हमें नेशन को बड़ा करना है। अब आप देखिए बड़ी बड़ी अमीर कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, वो रिसर्च में पैसा नहीं खर्च कर रहे। वो कहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से कैसे compete करेंगे, तो R&D पे नहीं खर्च करते। वो यहाँ से बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ से मतलब लोगों को जब अमेरिका भेज देते हैं, यूरोप भेज देते हैं कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेन करना। पर कौन सा मेजर सॉफ्टवेयर है जो इंडियन कंपनीज ने डेवलप किया? निश मार्केट में हो जाते हैं। पर जो बड़े बड़े हैं उसमें तो जो गूगल और ये सब हैं, फेसबुक वगैरह, वही हैं वो जो आगे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि यूरोप के भी बहुत सारे ऐसा हो कि वो बहुत सारे आए हों सामने, लेकिन चाइना ने कोशिश करके हर एरिया में कंपटीशन दिया, वो सॉफ्टवेयर में वो कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी क्रोनिज्म के चलते हुए एक आसान तरीका मिल गया कि हम आसानी से जब वो कर सकते हैं, हमें कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपटीशन में फिर हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार में भी दबाव में आके, मल्टीनेशनल के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके हम मार्केट खोल देते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर पॉलिसी है, 1987 तक हमारी कुछ कंपनियां सामने आ रही थी, 1987 में एक नई सॉफ्टवेयर पॉलिसी आ गई जिसके चलते हुए हमारी सारी कंपनियां डूब गई और वो फिर ट्रेडर बन गए। कोई मतलब जो वर्ड प्रोग्राम, वर्ड परफेक्ट प्रोग्राम, एक्सेल प्रोग्राम, इन सब को जो ट्रेडिंग करने लगे वो डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमारा स्टेबल पॉलिसी नहीं रही है R&D की तरफ, क्योंकि हमारी जो नीति निर्धारक हैं वो भी दबाव में आ जाते हैं, तरह तरह के दबाव होते हैं। तो इससे हमारी जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की, हमारे जो नीति निर्धारकों की, वो देश के हित में ना होने की जगह अपने पर्सनल हित में होती हैं, जबकि देश के हित में जो कॉर्पोरेट सेक्टर को और हमारे नीति निर्धारकों को काम करना चाहिए। सर, हमारे शहरों की, कस्बों की, मोहल्लों की सड़कें बहुत ख़राब हैं और वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ डिलेज़ हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, वहाँ डेथ्स भी हो रही हैं। लेकिन ये जो बहुत हाई कॉस्ट पूरा जाल बिछाया जा रहा है सड़कों का, क्या इसकी ज़रूरत, इतनी ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम की ज़रूरत थी? गडकरी साहब का जो बहुत फ़ैन बेस है उनका कि उन्होंने सड़कें बना दी हैं और महंगे टोल हैं वहाँ पर, लोग, आम आदमी वहाँ चल नहीं सकता। इन सड़कों का ये जो जाल बिछा है, क्या ये तर्कसंगत है? ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे मैंने कहा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो हमारा वेल ऑफ तबका है 6% ना, उनके लिए सब हो रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर पेनिट्रेट कर पाए रूरल एरियाज वगैरह में। लेकिन आप देखिए करप्शन के चलते हुए इसमें भी प्रॉब्लम। आप ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज गिर जाता है। आपने, प्रधानमंत्री ने सड़क इनॉग्रेट की बॉम्बे में, और जो अगले दिन आपको दिखता है कि उससे पैच वर्क हो रखा है। आपने देखा कि वो मतलब बिहार में कितने सारे ब्रिज गिर गए। वो बनते बनते कंपनी कह रही है कि हमें किकबैक इतना देना होता है कि हम सही मटेरियल लगा नहीं सकते। तो ये जो 6% के लिए भी जो काम हो रहा है, अपने लोगों के लिए जो काम हो रहा है, उसमें भी इतनी बेईमानी है। तो वो जब तक ब्लैक इकोनॉमी आपकी इतनी तेज रहेगी तो करप्शन बढ़ेगा ही अपने आप। आप कह रहे हैं ब्लैक इकोनॉमी बहुत तेज है? बहुत तेज है हमारे यहाँ। क्योंकि तो नोटबंदी से हमें क्या कोई एक फायदा हुआ? ब्लैक इकोनॉमी को तो खत्म करने के लिए हमने गरीब जो दादी माँ, नानी माँ के बटुए में जो थोड़ा सा पैसा था वो उसको खींच लिया, वो ब्लैक मनी था। नहीं, हमने कुछ नहीं खींचा, जितना पैसा था वो सब वापस आ गया।
मतलब कि जो आरबीआई के आंकड़े, और मैंने तो आर्टिकल लिखा था उसके पहले, तो मैंने शो कर दिया था कि 99% तो पैसा वापस आ गया है। तो इसलिए किसी का ब्लैक गया नहीं, बल्कि ब्लैक और जनरेट हुआ। बैंक वालों ने पीछे से पैसा लिया और करप्शन करके उसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब 99.3% तो पैसा वापस ही आ गया। तो इसलिए कोई आपका वो हुआ नहीं कि ब्लैक। और दूसरी बात ये नोटबंदी है, उससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये तो मैं अपने क्लास में 1984 से पढ़ा रहा था कि ये नोटबंदी जो होती है इस तरह से नहीं करना चाहिए कि एकदम से कर दिया। अब जैसे कि आपने देखा यूरोप में सारी करेंसीज खत्म करके यूरो आ गया, पर उसके लिए 5 साल दिया उन्होंने, है ना, कि जो नए नोट बनते चले गए और एकदम से ऐसा नहीं कि पुराने नोट आपने एकदम खत्म कर दिए वगैरह। तो नोटबंदी से काले धन की अर्थव्यवस्था का कोई लिंक नहीं है। और ये एक गलत फहमी थी कि ब्लैक का मतलब कैश होता है। ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता है। देखिए, ब्लैक इकॉनमी तो दसियों तरह से चलती है। वो स्मगलिंग में गोल्ड से भी चलती है, ड्रग ट्रैफिकिंग से भी चलती है, नारकोटिक्स से भी चलती है, वो आपका जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इन सब चीज़ों से चलता है। तो इसलिए जो इसका मतलब ये नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक बार आपने नोट निकाल भी दिए, तो अगले साल फिर काले धन की अर्थव्यवस्था जनरेट कर देगी उतने ही नोट। तो इसलिए वो कोई फर्क नहीं उस पर पड़ने वाला। तो जो ब्लैक इकॉनमी है वो कैसे चलती है? ब्लैक इकॉनमी चलती है अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग। यानी आपने माल बेचा 100 का, आपने दिखाया 90। आपने माल खरीदा 100 रुपए का, आपने दिखा दिया 150 रुपए, तो 50 रुपए आपने निकाल लिया, है ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग तो जो नोटबंदी से नहीं खत्म होती है, वो तो आपकी चलती रहती है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप 50 पेशेंट को देख रहे हैं, आप 20 की आमदनी दिखा रहे हैं, 30 की नहीं दिखा रहे, तो ब्लैक इनकम जनरेशन हो गया, है ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग हो गया ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग इससे नहीं खत्म होता। तो इसलिए काले धन की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, और जो आपके नोट अगर निकल भी गए तो दोबारा आ जाएंगे, पर निकले ही नहीं। 99.3% तो वापस। तो इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या देश की आज काले धन की अर्थव्यवस्था है। काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए सारी नीतियां फेल कर जाती हैं, जिसको चिदम्बरम ने 2005 के बजट में कहा, एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम। मतलब हम खर्च करते हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं निकलता। हमने सड़क बनाई, सड़क बह गई, है ना। हमने ब्रिज बनाया, ब्रिज टूट गया। हमने शिक्षा में जो पैसा दिया, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ पे नहीं, हेल्थ में डाला, वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो जो नीतियाँ हैं वो फेल करती हैं काले धन की अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी समस्या देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। आपको सड़क अच्छी होनी चाहिए, सड़क नहीं मिलेगी। तो इसको मैंने बताया अपनी अर्थव्यवस्था, काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब में, कि ब्लैक इकॉनमी इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल। मतलब गड्ढा खोदिए, गड्ढा भरिए। यानी दिन में आपने एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने का, रात में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा भरने का, तो अगले दिन सुबह जीरो आउटपुट लेकिन 2 लोगों की आमदनी। तो इसको मैं कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो उसका उदाहरण सबसे है कि आपने सड़क बनाई, सड़क में आपने कोलटार कम डाला, आपने एग्रीगेट कम डाला, बारिश आई वो बह गई। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। और जो कारें उस पर चल रही हैं उनका एक्सल टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उनके टायर बर्स्ट कर जाएंगे, उनका पेट्रोल डीजल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो नुकसान हो जाता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से हमारे देश में 5% ग्रोथ रेट कम हो रही है। जो ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो सकती थी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, तो मिड 70s से हमारे जब से काले धन की अर्थव्यवस्था 10% से ज़्यादा तेज़ हुई है, मैंने अपने पेपर में लिखा कि 5% की ग्रोथ रेट एवरेज में कम। तो यानी 70s में जब हमारा 3.5% थी तो 8.5% हो सकती थी। पिछले अगर 10 साल में सरकार करी 6.5%, तो 11.5% हो सकती थी। तो अगर आप 5% ऐड कर दें मिड 70s से, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन की जगह 26-27 ट्रिलियन होती है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर, और हर एक व्यक्ति 8 गुना ज़्यादा अमीर होता। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था मतलब गैर कानूनी काम। हमारे देश में गैर कानूनी काम बहुत बढ़ गया। तो वो जो गैर कानूनी काम बढ़ा, उससे हमारे लेजिस्लेटर्स गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं, वो काला धन लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर उसी से है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी से जो परेशान है, हमारा हेल्थ सिस्टम। मैं तो उदाहरण दूंगा कि एक हमारी वाइफ का एक दफ़े एक्सीडेंट हो गया था 2002 में। तो वो उन्होंने रात में लगता है नींद आ गई, तो उन्होंने अपनी कार को एक डीटीसी बस के पीछे टक्कर मार दी। तो उनको अस्पताल ले गए। उसी समय फॉर्चुनेटली एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन कर दिया, मैं पहुंचा, तो तब तक डॉक्टर ने 15 टेस्ट और टू बी हॉस्पिटलाइज कर दिया।
तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये देखिए कितना बुरा हुआ, लगता है इनको नींद आ गई, ये तो पॉलिटिकल एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की, आपके बगल की बिल्डिंग है। जैसे ही उसने सुना उसने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट ज़रूरी है? नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, काट दिया सारा। और मैंने कहा कि हम तो बगल में JNU में रहते हैं, तो हम तो कभी भी आ सकते हैं। तो उसने कहा हाँ आप घर ले जाइए, ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है, गलत टेस्ट जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, गलत सिजेरियंस, सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। उसी तरह शिक्षा में व्यापम फेक डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। ये सारे गैर कानूनी काम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। जुडिशरी के बारे में हम बोल नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको पता है कि हमारे जब पुलिस में हफ्ता सिस्टम चलता है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन चलता है, और कितना व्यापक लेवल पे है। जुडिशरी में पेशकार सिस्टम चलता है। हम कह नहीं सकते जुडिशरी के बारे में तो अभी ओपनली। तो जले हुए नोट मिल गए, इसलिए अब कहना क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या? अब वो तो हम नहीं उसके बारे में कह सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है ना। तो इसलिए पर करप्शन बेतहाशा है देश में, और वो पैसा लोग बाहर निकालते हैं, बाहर लेके फिर राउंड ट्रिपिंग करके वापस लाते हैं। तो पैसा बनाना आसान है, गलत सलत है ना। तो उसकी वजह से सारी नीतियां फेल कर जाती हैं, और जो फ्यूडल एलिमेंट है वही स्ट्रेंथन होता है ना। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता, लोगों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि काले धन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है देश की आज। जब तक हम उसका हल नहीं निकालते हैं और तब तक हमारे यहाँ जो बदलाव भी नहीं आएगा। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है और सोशल भी है। मेरे पास बहुत सारे और भी मुद्दे हैं आपसे डिस्कस करने के, किसी और दिन करेंगे। किसी और दिन नहीं, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ और वक्त है। देखिए, आपने अंडर इन्वॉइसिंग की बात की। अंडर इन्वॉइसिंग इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सच सच बता देगा कि उसने 20 कस्टमर आज या 20 क्लाइंट्स हैंडल किए और उसका इतना जनरेशन हुआ, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, यही है ना? नहीं, हाँ, देखिए ऐसा है कि टैक्स क्या होता है? टैक्स सरकार लेती है आपको सर्विसेज देने के लिए, जो देती नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कि नहीं देती, देती है बहुत सारे। अगर देखिए ब्रिटिश के दौरान सिर्फ 16% हमारी लिटरेसी थी, आज वो बढ़ के 80% पहुंच गई। तो मिला। हमारी जो लॉन्जिटिविटी थी 1930s में, जो लॉन्जिटिविटी थी वो 35 साल की थी, आज वो 70 साल की हो गई। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उन्हीं को तो मिल रहा है। नहीं, हेल्थ देखिए, गरीब आदमी तो मरता था ज्यादा है ना। तो गरीब आदमी तो अशिक्षित था, अब शिक्षा पहुंच गई। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, सरकार ने बहुत लेवल पे बहुत कुछ किया है देश में, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि इतना ये करप्शन वगैरह में चला गया। तो ऐसा नहीं, तो टैक्स जो होता है उससे पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं, उससे आपका एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल, ये सब ऊपर होता है। ये बात ठीक है, करप्शन की वजह से उतना नहीं है जैसे कि होना चाहिए था। एसर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है कि आपके इतने सारे बच्चों की जो एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर टीचर पढ़ाता नहीं है, और टीचर कोशिश करता है कि ट्यूशन करे, और ट्यूशन में फिर वो जो पैसे कमाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत कुछ देती है, लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि करप्शन है तो इसलिए सबको लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। जी, बहुत से लोग तो दुबई इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। इसलिए नहीं ये शिफ्ट हो रहे, वो तो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि उनको यहाँ पे खतरा है कि टेक ओवर हो जाएगा। दुबई वगैरह क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ पे कमा रहे हैं ना। वो दुबई में इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो काली कमाई से वो प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते हैं हमारे बिजनेसमैन, है ना, हमारे फिल्म स्टार्स। जितना वो काली कमाई यहाँ कर लेते हैं उतना तो वो वहाँ नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे NRI बन के रहेंगे, कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत कम है। हमारा जो टैक्स GDP रेशियो है वो 17.5% है। ज़्यादातर उन्नत देशों में 22, 25, 30 होता है। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो है, मतलब कितना हमारे GDP का डायरेक्ट टैक्स में जाता है, वो 6.25, 6.5% है। जबकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में भी 10-11% होता है। और काले धन की अर्थव्यवस्था अगर कंट्रोल कर लें तो ये जो 6.25, 6.5% है वो 24% हो जाएगा। और 24% का फायदा किसको मिलेगा? हम ही लोगों को मिलेगा, क्योंकि उससे शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो एक डॉक्टर अंडर इनवॉइसिंग क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि सभी लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो वो भी कहता है कि मैं भी गैर कानूनी काम करूंगा। अगर हम सब
सही ढंग से काम करें और हमको उसका जब फल मिलता रहे। तो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे 60-65% टैक्स होता है, लेकिन लोग टैक्स देते हैं। वहाँ पे काले धन की अर्थव्यवस्था 1-2% है, हमारे यहाँ 60% है। तो वहाँ पे क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको अच्छी सड़कें मिलती हैं। हमारे यहाँ टूटी फूटी सड़कें होती हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए हर एक को एक इनजस्टिस लगता है। तो एक अंबानी को भी लगता है कि ये सोशल इनजस्टिस है, और एक गरीब आदमी जो पटरी पे सोता है उसको भी लगता है सोशल इनजस्टिस है। तो इसलिए समाज के प्रति आस्था नहीं है कि हमें समाज के लिए करना है। हर एक कोई समाज को तोड़ने में लगा हुआ है। मतलब कि अगर आदमी को लगता है कि मैं जो ये पार्क की ग्रिल तोड़ के 1,000 रुपए की बेच लूं, तो 1 लाख रुपए का नुकसान करने को तैयार है। तो इसलिए जो हमारी जो कमिटमेंट होनी चाहिए समाज के प्रति, वो कमजोर पड़ जाती है जब इतना गैर कानूनी काम, और ऊपर से आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है मैं भी करूं। तो एक हमारा जो एक होना चाहिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा एलियनेशन बहुत है। क्यों है? क्योंकि सोशल इनजस्टिस है ना। सबको लगता है कि गरीब आदमी को भी लगता है कि इनजस्टिस है, अमीर को भी लगता है इनजस्टिस है। कि अमीर को लगता है कि भाई देखो, जो मुझे करप्शन में पैसा देना पड़ रहा है पॉलिटिकल। तो एक हमारा जो सिस्टम है जिसमें ब्लैक इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है, उसमें अमीर को भी लग रहा है कि देखो गलत हो रहा है, और जो गरीब को भी लग रहा है गलत हो रहा है। मतलब सबको ये लग रहा है कि वो पॉलिटिकल क्लास के पीड़ित हैं। पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल क्लास ही नहीं है, वो एक्चुअली एक गठबंधन है। पॉलिटिशियन भी तो कंट्रोल किए जाते हैं बाय दीज रिच पीपल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, उन्हीं के चंगुल में तो हैं। सर, तो ये मिल के बना रहे हैं ना। ब्लैक मनी का सवाल हमें बहुत 3-4 साल से तो नोटबंदी से हमारे दिमाग में जुड़ा हुआ था। अच्छा, आपने कहा ये नोटबंदी से नहीं हल हुआ। नोटबंदी का कोई एक फायदा ना, नुकसान हो गया, आपकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। एक भी फायदा नहीं है। एक भी फायदा नहीं है। मतलब ना आपका टेररिज्म पे, ना आपका काउंटरफीट करेंसी पे, ना आपके ब्लैक मनी पे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। ये तो एक गलत फहमी थी कि ब्लैक मींस कैश। किसने सजेस्ट किया था ये करो? जिसने भी सजेस्ट किया वो गलत सजेस्ट किया। एक वो अपने बाबा रामदेव ने भी उसको पुश किया। एक अर्थ क्रांति करके पूना की संस्था है, उन्होंने भी किया। उन्होंने जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पे जाके उनको प्रेजेंटेशन दिया। और हुआ ये था कि जब ये बात हुई कि हम बाहर से इतना पैसा ले आएंगे कि 15 लाख रुपए हर परिवार को दे देंगे, और फिर नीतीश कुमार ने उसको प्ले किया बिहार के इलेक्शन में, तो इनको डर था कि ये जो यूपी के इलेक्शन में भी होगा और फिर हमारी भद होगी, जैसे बिहार हार गए उस समय 2015-16 में, तो ये होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कोई बड़ा धमाका करना है। तो बड़ा धमाके के लिए इन्होंने किया कि इससे, और उनको पॉलिटिकल फायदा पहुंचा, क्योंकि गरीब आदमी ने विश्वास कर लिया कि इससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर होगा। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो कुछ बहुत बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उन्होंने टीवी में बोला कि अब काले धन वाले कहाँ जाएंगे, उनका तो पैसा चला गया। तो यानी कि हमारे जो एजुकेटेड भी क्लास था उसको ये समझ नहीं थी कि ये नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, और असंगठित क्षेत्र को तो बहुत ही नुकसान हुआ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद से हमारे असंगठित क्षेत्र को 10 से 12 लाख करोड़ हर साल का नुकसान हुआ। तो पिछले 8 साल में हमारा जो असंगठित क्षेत्र उसको कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और जो उनको हाथ में दिया फ्रीबीज के तौर पे, वो तो 2-3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए साल मिलता है। तो 8 साल में उनको ज़्यादा समझिए 25 लाख करोड़ रुपए मिला। पर क्या है, वो 25 लाख करोड़ रुपए दिखता है आपका, जो 100 लाख करोड़ का नुकसान हो गया वो तो नोशनल हो गया ना, वो आपको दिख नहीं रहा, वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि भाई आज तो मुझे कुछ मिल गया, बस में फ्री टिकट मिल गया, या आपको जब 5 किलो राशन मिल गया, है ना। पर ये आप सोचते हैं कि भाई अगर काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती और हम लोग 8 गुना बेहतर होते तो हमको ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमको जो सरकार साइकिल दे रही है उसकी जरूरत नहीं होती, हमारे परिवार को साइकिल चाहिए होती तो हम खुद खरीद लेते, हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। लेकिन जो सारी पॉलिटिक्स है वो चली गई है कि आज जो आम आदमी है उसका पॉलिटिकल सिस्टम में कोई विश्वास नहीं रह गया, पॉलिटिकल लीडर्स में विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रॉमिस किया लेकिन वो डिलीवर नहीं किया। तो आज वो कहता है कि भाई आज मुझे क्या दे रहे हो, आप फ्यूचर में तो कुछ दोगे नहीं, मुझे आज चाहिए। तो आज में मतलब कि ये फ्री या वो फ्री या वो चीज, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिनमें देना चाहिए वहां तो वो कर नहीं रहे। पर ये कि हाँ एक ये फ्री दे दिया, एक वो फ्री दे दिया, तो पब्लिक सर्विसेज अच्छी दे देते, उसी से बहुत फायदा हो जाता।
पर वो भी नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि आप एकदम से स्कूल सिस्टम बेहतर कर दोगे या डिस्पेंसरी बेहतर कर दोगे, तो कहते हैं आज हमारे हाथ में, तो इसलिए फ्रीबी कल्चर बहुत डेवलप हो गया है। सर जीएसटी से कितने फायदे हुए? जीएसटी से देखिए हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसको फायदा पहुंचा, असंगठित क्षेत्र पिट गया। वजह उसकी है कि जीएसटी में एक इनपुट क्रेडिट होता है, वो इनपुट क्रेडिट मिलता है संगठित क्षेत्र को, असंगठित क्षेत्र क्योंकि उससे बाहर है तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो संगठित क्षेत्र को जो इनपुट क्रेडिट मिलता है तो उसका माल सस्ता हो जाता है, तो जब माल सस्ता हो जाता है तो दाम कम हो जाते हैं, और असंगठित क्षेत्र को क्योंकि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका दाम कम नहीं हुआ, तो इसलिए डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो तभी जो compete नहीं कर पा रहा है संगठित क्षेत्र से। हाँ, क्योंकि उसका दाम नहीं कम हुआ, जबकि संगठित क्षेत्र को फायदा हुआ, उसका दाम कम हो गया, तो कंपटीशन में डिमांड इधर शिफ्ट हो गई। तभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे लेदर गुड सेक्टर, फिर आपके प्रेशर कुकर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, उसमें डिमांड उधर जा रही है, इसीलिए असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। जो मैंने कहा ना कि हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.5-2-2.5% से ज़्यादा नहीं है एवरेज में, अगर आप पिछले 10 साल का देख लें तो 6.5% की जगह आपका 2-2.5% है, तो आपका मतलब कि जो ओवर एस्टिमेटेड है। तो आज आप कह रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मेरा मानना है कि आज अभी भी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इटली से थोड़ा आगे हैं। हमारा जो जीडीपी है वो 48% ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई कि जो गरीब लोग जो अपना मिनिमम बैलेंस अमाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने खाते में, उनसे जो पेनल्टी उनके ऊपर लगी है, जो उनके ऊपर हर्जाना लगा है, उसका वो है 35,000 करोड़। और अगर इसमें आप एटीएम को हटा करके सिर्फ मेन बैलेंस की ही बात कर लें, अकाउंट के बैलेंस की बात कर लें, तो वो भी 21,000 करोड़ का पेनल्टी गरीब आदमी से, उससे जो अपना अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा था राशि, उससे उन्होंने लिया। यानी वो गरीब था तो उसको गरीब होने की और सजा दी गई है, विक्टिम को फर्दर विक्टिमाइज किया गया है। ये कैसी नीति है बैंकों की? देखिए, जहाँ तक ये अकाउंट वगैरह खोले गए, जनधन अकाउंट वगैरह, उसमें तो कोई मिनिमम उसमें नहीं है ना। तो जो लोग अपना रेगुलर बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं, है ना, उन पे ये पड़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जनधन अकाउंट में भी जो पैसा है, कोई गरीब आदमी पैसा नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो गरीब है, उसको तो अपने खर्च करने के लिए चाहिए। तो वो भी मिसयूज करके मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बेटर ऑफ सेगमेंट्स हैं उन्होंने खोल रखा है। तभी आपने देखा नोटबंदी के दौरान 70,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ इन जो जनधन अकाउंट में। तो वो कोई गरीब आदमी नहीं खर्च कर, वो तो क्या है कि किसी का पैसा उन्होंने अकाउंट में दे दिया और फिर उसमें से निकाल लिया। सर उसमें भी एक केवाईसी का बड़ा मसला चल रहा है। केवाईसी का मसला तो चल ही रहा है, क्योंकि अब उसमें मतलब कौन है, किसका है अकाउंट, वो सब तो देखना ही पड़ेगा। पर पॉइंट ये नहीं है कि केवाईसी, जो गरीब आदमी है वो केवाईसी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स करे और उसे फाइल करे और ये सब। और ये देखिए बैंकों को भी फंसा रखा है, हर 2 साल पे केवाईसी करो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो। बैंक में जो काम है वो सारा टाइम यही करते रहते हैं कि वो ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। ये सारा जो किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि सब तरह से हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि काले धन की कमाई हो रही है, तो सब तरह से हम जो डॉक्यूमेंट्स करो, ये करो, जबकि रियल प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि समाज में ट्रस्ट टूट गया है, और क्योंकि ट्रस्ट टूट गया है, सभी लोग काली कमाई कर रहे हैं, सब लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। जो कर सकता है वो गड़बड़ी कर रहा है। तो क्योंकि आपको कहीं पैसा देना है तो आपको लगता है जहां मैं कमा सकता हूं मैं कमाऊं। तो पहले एक रेजिस्टेंस होती थी गलत काम के, अब रेजिस्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग गलत काम कर रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं तो करूं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हमारा अपर मिडिल क्लास और रिच है, वो इसमें है, क्योंकि गरीब आदमी तो करप्शन कर ही नहीं सकता, वो तो किसी उसमें है ही नहीं। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था जो है उसमें 3-4% लोगों को फायदा है और 97% लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो उनका जो गरीब है, जिसके जो मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहा है, उससे भी पैसा खींचा जा रहा है, तो ये सारा है कि बैंक अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। सर रैशनल क्या है गरीब से को, वो तो गरीब है इसीलिए नहीं कर पा रहा है, उससे गरीब या मिडिल क्लास का भी हो सकता है, जो जिसके पास, देखिए मिडिल क्लास फिजूल खर्ची में पड़ गया है, कंज्यूमरिज्म में फंस गया है, जितना वो पे नहीं कर पा रहा उससे ज़्यादा वो लोन लेके कर रहा है। वो आप देखिए क्रेडिट कार्ड पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड पे 32-33% का ब्याज चढ़ रहा है, क्योंकि उसको दिखा तो उसने खरीद लिया। तो हमारे देश में जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच है, वो कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है। और वो फिर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है,
वो अपने को बेहतर दिखाने के लिए होड़ में पड़ गया है। तो ये कंज्यूमरिज्म जो है ये भी बाजारीकरण का एक हिस्सा है। बाजारीकरण में एक फिलॉसफी है मोर इज बेटर। मोर इज बेटर की मतलब आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक घर है तो दूसरा घर, एक कार है तो दूसरी कार। तो हम फालतू में मतलब हर चीज़ में प्लास्टिक का ये खरीद लो, पेपर नैपकिन इस्तेमाल कर लो, ये इस सब में फंस गए हैं, है ना। तो वो सब करने के लिए फिर खर्चा ज़्यादा करना है, तो आप जो कमा भी रहे हैं और उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो है कंज्यूमरिज्म ना, उसकी वजह से भी बहुत बच्चे फंस गए हैं, और खासकर बच्चों में ये कंज्यूमरिज्म बहुत आ गया है। तो ये जो बाजारीकरण है वो प्रमोट करता है, वो कहता है कि सैक्रिफाइस करना तो बेवकूफ़ी है, जबकि परिवार और समाज में सैक्रिफाइस ज़रूरी होता है। जब परिवार में पेरेंट्स जो सैक्रिफाइस करते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे बड़े होते हैं। जब समाज में जब सैक्रिफाइस होता है तो गरीबी खत्म होती है। पर आज ये हो गया सैक्रिफाइस करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सैक्रिफाइस करोगे तो आप अपने के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए सैक्रिफाइस मत करो, कंज्यूम करो, उससे आपका वेलफेयर होगा। तो एक हम शोबाजी में फंस गए हैं। और तरह तरह के इसके जो परिणाम हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि इससे हमारा बेनिफिट है, उससे बेनिफिट है। तो शादी में जो स्पाउस है वो कहे जी मुझे तो लॉस हो रहा है तो डाइवोर्स कर दो। तो जैसे मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो उस समय जो करीब 50% जो परिवार थे उनमें डाइवोर्स हो चुका था। तो अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोगों ने 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, 4 शादी कर ली, तो आपका 1/4 पिता हो गया, 1/3 सिस्टर हो गई, 1/2 ब्रदर हो गया। तो परिवार ही टूट जाता है इसमें। तो बाजारीकरण का जो प्रिंसिपल है मोर इज़ बेटर, या जैसे कि डॉलर वोट, या जैसे कि होमो इकोनॉमिकस, तो उससे सोशल और पॉलिटिकल बहुत वो हो जाता है। तो इसलिए आज जो हमारा जो थिंकिंग है वो बाजारीकरण प्रमोट कर रहा है, वो बाजारीकरण के चलते हो रहा है। और उसमें जो हमारे सोशल जो दायरा है ना वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि फिलॉसफी है मी फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए हूँ, सेल्फ सेंटर्ड। तो इसलिए समाज के प्रति नहीं जो कुछ आस्था रह गई। तो इसीलिए आप देखें कलेक्टिव एक्शन मुश्किल हो गया है। पहले 70s 80s में लोग खुल के बाहर निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे। आज कहते हैं मैं क्यों निकलूं, है ना, मैं तो अपने लिए करूं, मैं क्यों अपने को सैक्रिफाइस करूं। तो अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं JNU में टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो उस समय नंदिता नारायण दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। वो बेचारी बहुत मेहनती थी, लेकिन वो कॉल देती थी तो 25 लोग नहीं निकलते थे। जबकि 1980s में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कॉल देता था तो 3000 टीचर्स में से 600-700 निकलते थे। आज 12,000 में से 25 नहीं निकलते। वजह उसकी कई हैं। लोग एक तो कंज्यूमरिज्म में फंस गए, दूसरा आपका एडहॉक टीचर्स और टेम्पररी टीचर्स बहुत हैं, वो बेचारे नहीं निकल सकते। तो कुल मिला के स्थिति है कि कलेक्टिव एक्शन बहुत कम हो गया है, और कलेक्टिव एक्शन जो है उसी से समाज में बदलाव आता है, उसी से मूवमेंट्स खड़े होते हैं। तो इसलिए आजकल मूवमेंट्स भी उस तरह के नहीं हैं जो सपोर्ट करें, है ना। लोग इंडिविजुअलाइज हो गए हैं, वो कहते हैं मैं क्यों निकलूं, मैं तो अपने आप में वो कर रहा हूं। तो हर एक इंडिविजुअल सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो ये जो बाजारीकरण हुआ है पोस्ट 1990 और जो दुनिया में पोस्ट मिड 70s 1970s हुआ, उसका बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल असर है, और उसी से राइट विंग बहुत आगे बढ़ा है। तो दुनिया में आप देखेंगे सब जगह एक राइट विंग आगे बढ़ गया है। चाहे वो जर्मनी में AFD आगे बढ़ रहा है, फ्रांस में लीपेन है, अमेरिका में ट्रंप हैं, स्टारमर साहब जो UK में हैं, वो न्यू लेबर है, वो ओल्ड लेबर नहीं है मिस्टर स्टारमर, है ना। और दुनिया में आप देखें तो ज़्यादातर एक राइट विंग ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। लूला आए हैं जरूर ब्राज़ील में, वो तो एक्सेप्शन है, उसके पहले बोल्सनारो थे, वो बिल्कुल राइट विंग थे। पर ज़्यादातर जगह राइट विंग रिजीम्स सामने आ रही हैं, वो बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, तो कलेक्टिविटी का विपरीत जो है। एग्जिट ऑफ वेलफेयरिज्म इन नेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये एकदम ख़त्म हो गया है या इसकी वापसी हो सकती है अंडर द प्रेशर? जिस तरह की यूरोप वगैरह में हम देखते हैं कुछ रैलियां हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं नहीं, कहीं पर वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का दौर है। वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्टेट जो धीरे धीरे रिट्रीट किया है, और उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो जो सोवियत ब्लॉक था जो ईस्ट यूरोप का था वो कोलैप्स हुआ। तो उसके कोलैप्स से क्या हुआ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम का मतलब है कि जो ईस्ट यूरोप के देश हैं उनके पास कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट काटे। तो जब टैक्स रेट काटे तो कैपिटल उन कंट्रीज में जाने लगा, तो फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को अपने भी जो वहाँ से जो टैक्स रेट काटने पड़े। तो उससे जो पब्लिक में पैसा आ सकता था पब्लिक सेक्टर का, वो कम हो गया।
तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज है वो कमजोर पड़ती चली गई, प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ता चला गया। तो वेलफेयरिज्म जो है उसको एक समझिए कि करप्शन की वजह से भारत में वहाँ पे पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज कम होने से वहाँ पे वेलफेयरिज्म धीरे धीरे पीछे चलता चला गया। और अमेरिका जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा देता है और वो सपोर्ट करता है सारी दुनिया में कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, पब्लिक सेक्टर हटे। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल हो जाएगा तो सभी कुछ पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का फेल होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में भी पब्लिक सेक्टर को फेल जानबूझ के कराया गया। जैसे कि आप टेलीफोनी में देख लें, जब प्राइवेट सेक्टर टाटा रिलायंस वगैरह आने लगे जो टेलीफोनी में, तो उन्होंने MTNL BSNL की लाइनें वगैरह काटनी शुरू कर दी, जिससे कि वो उनकी सर्विस बहुत ख़राब हो जाए। तो लोग फिर आके जो है और उन्होंने रिक्रूट किया BSNL और MTNL से लोगों को, उनको पता था लाइनें कहाँ हैं। तो आपको हर हफ्ते सुनाई पड़ता था 2005, 7, 8 वगैरह में कि 1 किलोमीटर यहाँ की लाइन कट गई, 1 किलोमीटर वहाँ की लाइन कट गई। तो जब ये पब्लिक सेक्टर की सर्विस खराब हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। जब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ खराब हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर के स्कूल खराब हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया है। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सभी मैं तो मतलब आप कितने ही उदाहरण देखें जहां पे कि पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया है। एयर इंडिया को फेल कराया गया। एक सेक्टर और है जिसका नाम है सर्विस सेक्टर, बड़ा उसका जिक्र होता है आजकल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्सेस सर्विस सेक्टर जैसा कुछ हो रहा है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर कैसे बनाया जाए? बहुत गलत धारणाएं हैं। देखिए, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गेहूं पंजाब में उगाएंगे ज़्यादा है तो गेहूं सारे देश में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन जो होगा एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ साथ सर्विसेज चाहिए। तो दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक प्रोडक्टिव सर्विसेज होती हैं और एक कंजम्पटिव सर्विसेज। कंजम्पटिव सर्विसेज में आपका जैसे हो गया टूरिज्म वगैरह, प्रोडक्टिव सर्विसेज में आपका ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो आपको ये सब चाहिए। अगर आपका जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्शन होगा, अगर आपकी कारें, मारुति कारें आपकी गुड़गांव में बनेंगी तो उसको सारे देश में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए सर्विसेज चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों साथ चलते हैं। कंज्यूमरिज्म का आपने जिक्र किया था। ये जो FMCG सेक्टर है और साथ ही साथ उसमें फूड वगैरह की जो सप्लाई चेन है, वो उसको भी आप देख लें, जो कुक्ड फूड है उसमें अभी एक ख़ास तरह का कंज्यूमरिज्म आया है और उसमें बहुत बड़ी वर्कफोर्स एम्प्लॉय ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको जॉब कह ही नहीं सकते, वो गिग्स है। वो असंगठित क्षेत्र है ना जी। देखिए, वो तो हमने पहले ही आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में फ़र्क है ना। लेकिन जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग को। और हुआ क्या कि टेक्निकल चेंज के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होती थी वो सर्विसेज में काउंट होती हैं। पहले जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो खुद ही अपना एडवर्टाइजिंग करती थी, खुद ही ड्राइवर्स रखती थी, खुद ही अपना वो जो है दरबान रखती थी। अब वो सारे वो कंपनियां उनको सप्लाई करती है, तो वो सर्विसेज में काउंट हो रहा है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कहना कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, सर्विसेज नहीं बढ़ाना पड़ेगा, इस कई गलत धारणाएं आम आदमी के उसमें हैं। लेकिन जो आपने अभी गिग इकोनॉमी की बात लेबर राइट्स पर आना चाह रही थी वहां से। हाँ, तो लेबर राइट तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के है ही नहीं, और ये जो सारा गिग है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और कोशिश अभी तो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। जैसे मारुति में जो झगड़ा हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वजह से हुआ ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अब वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख रहे। जैसे कि यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12,000 में से 5,500 टेम्प्रेरी और पार्ट टाइम और एडहॉक। हाँ, तो अगर ये हो रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहे हैं तो उनके राइट्स ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब डूटा कॉल देता था तो 25 लोग निकलते थे 12,000 में से, क्योंकि बाकी सब निकल नहीं सकते या वो कंज्यूमरिज्म में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक मॉडल जो 1991 के बाद आया वो ये कि लेबर परमानेंट नहीं रखो, उसको कम तनख्वाह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लो, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स इनसिक्योर रखो, वो यूनाइट नहीं होगा, अपने हितों के सवाल नहीं उठाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर अपना जूझेगा। बहुत से लोग जो अभी लगता है कुछ कमा रहे हैं, किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं, वो इतने असुरक्षित माहौल में नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसी कल्चर की वजह से। जो सर्विस सेक्टर को तो जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर और सरकार जानबूझ के कर रही है।
जिससे कि असल में असंगठित क्षेत्र होने से जो संगठित क्षेत्र का लेबर है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई तो उसको असंगठित क्षेत्र में आना पड़ेगा। तो जो संगठित क्षेत्र का लेबर है वो भी अपना जो है वेज नहीं जो नेगोशिएट कर सकता पूरी तरह से। तो इसलिए ये हमारा जो अमीर तबका है, जो बिजनेस तबका है, वो चाहता है कि बेरोजगारी भी रहे, असंगठित क्षेत्र भी रहे, जिससे कि लेबर सस्ता मिले। आप ये देखिए कि हम लोग जो अपर मिडिल क्लास के हैं, सस्ते लेबर की वजह से हमें सर्वेंट्स मिल जाते हैं, हमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में हमारे जैसा व्यक्ति ना तो ड्राइवर रख सकता है, ना जो कोई वर्कर रख सकता है घर में। तो ये सस्ता लेबर जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच जो है, और जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो चाहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहे, वो चाहता है बेरोजगारी रहे। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं बस वही टैक्स पेयर हैं और उनके जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन उन टैक्स पेयर के हितों की बहुत कम बात होती है। इस भ्रांति को भी साफ किया जाए कि इस देश में टैक्स पेयर है कौन, हु इज़ द टैक्स पेयर, और फिर टैक्स पेयर होने के नाते जो उसका अधिकार है, क्लेम है गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो क्या है? देखिए, टैक्स तो सभी देते हैं वो आप चाहे डायरेक्ट टैक्स के तौर पे दें चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपकी जैसी आमदनी होगी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप जब खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें जो टैक्स जो लगा हुआ है वो आपको पे करना है। जैसे कि आपने अगर ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा ना, तो मोबाइल फ़ोन पे अगर समझिए 18% टैक्स है, तो अगर आपने 10,000 का ख़रीदा तो उसके ऊपर 1,800 ऊपर होगा तो 11,800 का बिकेगा, तो आपको 11,800 देना पड़ेगा। तो आपने 1,800 इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदी, आपने कटोरी खरीदी, आपने शर्ट खरीदी, तो उस सब पे जो टैक्स लगा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, ये है ना? जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं इनका भी तो कुछ अधिकार होगा ना उन सर्विसेज पे जो सरकार देती है टैक्स के हवाले, टैक्स के एवज में तो नागरिकों सर्विसेज को। तो देखिए सभी को मिल रही हैं, चाहे वो शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे। ये बात अलग है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, लेकिन उनको मिल रहा है क्योंकि सरकार ही तो वो खर्च कर रही है। आपके जो पब्लिक जो स्कूल्स हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वो मिल रहा है उसका, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। दूसरी बात ये कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज हमारे यहाँ सिर्फ 1.1% लोग इफेक्टिवली पे करते हैं। जो हमारे यहाँ 9 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं। तो ये 9 करोड़ में से 6 करोड़ नील रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम। तो यानी कि कुल 2.5-3 करोड़ हैं जो एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1.5 करोड़ हैं जो इफेक्टिव टैक्स पे हैं, बाकी जो हैं वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं। तो 145 करोड़ में से 1.5 करोड़ सिर्फ हैं जो इफेक्टिवली डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जबकि काले धन की अर्थव्यवस्था अगर नहीं होती तो कम से कम 5% होते, और वो मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जितना आज है उससे 3-4 गुना ज़्यादा होता। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देते जो गरीब आदमी पे पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम बोलते हैं ये रिग्रेसिव है। इसका भार पड़ता है जिसको आमदनी इतनी नहीं है कि वो पे कर सके टैक्स, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होता है। उसको आप जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है आप ज़्यादा उसका रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एबिलिटी टू पे, मतलब जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार से उसको टैक्स पे करना चाहिए। तो जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स बनाते हैं। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए वो भी रिग्रेसिव होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आमदनी है उतनी ज़्यादा ब्लैक इनकम कमाई है, और फिर वो डिक्लेयर नहीं करता तो वो बहुत कम टैक्स पे करता है। तो इसलिए हमारे देश में इफेक्टिवली बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं। तो अमीर आदमी क्योंकि जैसे सेविंग करता है, तो अगर आपकी आमदनी 10 करोड़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन 1 करोड़ कर लेंगे, हाँ, तो आपका 1 करोड़ पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो अगर आपने उसमें से 20 लाख रुपए भी जो आपने दे दिया टैक्स, तो 10 करोड़ पे 20 लाख रुपए पड़ा, तो आपका 2% टैक्स पड़ा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है। जब ये गरीब आदमी अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है तो पूरा 2 लाख खर्च कर देगा, और 2 लाख पे अगर उसने समझिए कि 10% टैक्स दिया तो इसका टैक्स रेट 10% हुआ, जबकि उसका जो अमीर का 2% हुआ, तो इसलिए रिग्रेसिव हो जाता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। तो हमें डायरेक्ट टैक्स की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, हमने एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दिया, है ना,
और हमारा जो इनकम टैक्स है वो कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था तेज है। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि फिर काले धन की जो कमाई होती है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम है, जो ज़्यादा होना चाहिए। और जब वो ज़्यादा होगा तो हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे। तो हमें जीएसटी का भी रिफॉर्म करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस का भी रिफॉर्म करना चाहिए। जो काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कंसेंसस चाहिए समाज में कि हमको काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है। वो कंसेंसस आज नहीं है। तो जो जितना जो वो नीति निर्धारक है, जो ऊपर का तबका है, वो काला धन कमाता है और इसलिए वो कंट्रोल नहीं करना चाहता। जो सत्ता पक्ष होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है काले कमाई से, तो इसलिए उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो आप देखें तो जैसे कि पंजाब में जब अकाली दल पार्टी आई तो उसने कांग्रेस के नेता को अरेस्ट कर लिया, जब कांग्रेस की पार्टी आई तो अकाली दल के नेता को। उसी तरह तमिलनाडु में डीएमके ने अन्ना डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया, अन्ना डीएमके के नेता ने डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया। यूपी में देखें तो सारे जो बड़े नेता हैं सबके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं। तो जो सत्ता पक्ष है वही सबसे ज्यादा कमाई करता है, काली कमाई, तो वो अपने पे कंट्रोल नहीं करेगा। हम नागरिक क्या ही कर सकते हैं ऐसे में जब सब कुछ ऊपर से तय संगठित हो हो रहा है? सकते हैं, हम संगठित होंगे तभी ये होगा। ये मूवमेंट्स की जरूरत है। जब तक मूवमेंट्स नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मूवमेंट्स को ही ये बाजारीकरण ने कमजोर कर दिया है। और डिजिटल ने भी कमजोर कर दिया। अब मूवमेंट ट्विटर पे हो रहा है। ऐसा है कि जो ये सब हो रहा है ये कॉर्पोरेट सेक्टर करा रहा है और बाजारीकरण से हमारी मेंटल थिंकिंग चेंज हो गई है। अगर सबके पास प्रॉपर काम होता, एलिनेशन इतना नहीं होता, तो इतना ट्विटर और जो इस पे भी नहीं लोग लगे। अभी तो क्या है, कुछ करने को नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, वो इसी पे करेंगे। और पेरेंट्स को भी ये समझ नहीं है कि भाई बच्चों को कैसे चीज़ों में लगाया जाए। अगर शिक्षा पद्धति अच्छी होती तो सब लोग थिंकिंग वाले होते, तो खुद ही समझ जाते कि ये गलत है ना। कि इससे आपका डिप्रेशन भी होता है, इससे स्लीप डिप्रिवेशन होता है। बच्चे रात रात इसी पे लगे रहते हैं, सुबह जाके सोते हैं, पूरा स्लीप नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो रिसर्च ने दिखा रखा है। इसके लिए कोई नई रिसर्च की जरूरत नहीं है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि कितना इससे नुकसान हो रहा है। इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है वो डिप्रेशन की और जो स्लीपलेसनेस की और जिससे कि तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, वो पता है सबको। अच्छी शिक्षा होती, अच्छे काम मिलते बच्चों को, तो ये सब नहीं होता। लेकिन एआई का खतरा इतना ज़बरदस्त है कि ये आपकी जो आने वाले 2 साल हैं उसमें हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी 6-7% सरकार कह रही है वो 50-60% तक पहुंच जाए। आने वाले खतरे बहुत ही ज़बरदस्त हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। हम तो पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अब एआई आ रहा है उससे आपका मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस करता था। अगर आपको कटाई करनी है खेत में तो हार्वेस्टर कंबाइन आ गया, आपको बुवाई करनी है तो ट्रैक्टर आ गया। ये फिजिकल लेबर डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, डॉक्टर का काम, आपका जो लॉयर का काम, आपका टीचर का काम, बैंकर का काम, ये सारे काम डिस्प्लेस हो रहे हैं। कॉल सेंटर्स, बीपीओ तो बंद ही हो जाएंगे, बॉट्स कर देंगे। तो ये जो आने वाले 1-2-3 साल हैं इसमें तो भयंकर समस्या होने वाली है। उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। और इतनी जल्दी हम ट्रेन नहीं कर सकते और इतनी जल्दी लोग जो एआई में इस्तेमाल में, तो एआई के फायदे भी हैं। जैसे कि एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने एक वो ऐप डेवलप किया है कि वो माथे की पिक्चर ले लेते हैं और उससे फिर आपको बता देंगे आपका बीपी कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है। एक और हमारे जो डॉक्टर जानकार हैं वो स्किन की पिक्चर लेके उस पर बता देते हैं ये बॉयल क्या है, इसकी आपको जो क्या दवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर की भी जो काम जो एआई कर रहा है तरह तरह से। तो इसलिए ये जो भयंकर जो हो रहा है कि अब मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। जो मेंटल लेबर जो मतलब आपका जैसे न्यूज़ रीडर है उसका काम कर देगा, तो आपके जो पत्रकार हैं उनके भी काम चले जाएंगे क्योंकि एआई कर देगा वो। तो ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है अगले 2-3 सालों में और इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। वी आर इन द कस्प ऑफ टर्मोइल, अटर टर्मोइल। बिल्कुल। और हम मतलब पहले की समस्या हल नहीं कर पा रहे, ये नई समस्या आ रही है। तो तैयार रहिए, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अब अगर देश से प्यार है और खुद से प्यार है तो काले धन का सवाल अपने नेताओं से उठाइए, खुद भी बचिए और नेताओं को भी राजी करिए कि वो काले धन से बाज आएं।
हो सकता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शनिंग इतनी महंगी चीज़ बन गई है और उसमें इतना ज़्यादा काला धन इन्वॉल्व हो जाता है, तो इलेक्शंस का प्रोसेस ही हमारे काले धन को प्रमोट करने वाला एक प्रोसेस बन गया है। जब तक हम लोग उसका हल नहीं निकालेंगे, हम अपने डेमोक्रेसी की कितनी भी तारीफ़ें कर लें, हम काले धन के सवाल को हल नहीं कर सकते। और ये जो सारे बॉन्ड्स वगैरह, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और दूसरे तरीके हैं, और सारा जो जमा करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे कितने भी वेल मीनिंग पॉलिटिशियंस हो, लेकिन चुनाव तो लड़ना है और चुनाव महंगा काम है, तो उनको काला धन जमा करना पड़ता है। तो खैर, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बंद ही कर दिए, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो कितना 9-10 हजार करोड़ आया, जबकि हर इलेक्शन में आपको 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होता है जी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो एक चिकन फीड था जी। असली तो पैसा आता है इलीगल तो पैसा। हर इलेक्शन हमारे बहुत बड़े काले धन के अमाउंट को एम्प्लॉय कर रहा है। इसके बारे में हमारे नीति निर्धारकों को सोचना चाहिए, और शायद उनको पता है यही गंगोत्री है काले धन की, और यहीं से फिर वो ट्रिकल डाउन होता है। तो इस वजह से हम सब लोग सोचें, और आप जैसे विशेषज्ञ तो सोच ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पे आने के लिए। हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से सवाल अभी रह गए जो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन समय है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते। नमस्कार।